नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मैं आपको अहम बड़ी बातें बताऊं उससे पहले पेज इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छे नतीजे फर्स्ट कट पर दिख रहे हैं। 44% अन्य आय इनकी बढ़कर आई है। आय 740 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ से ऊपर की आपको आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 165 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ का आया है। मार्जिन्स में आपने देखा है हल्की सी गिरावट है। जो बाकी मार्जिन प्रेशर दिख रहा था वो पेज में भी है, बट 0.8% से ही मार्जिन्स कम हुए, तो 22.3% से गिरकर 21.5% के मार्जिन्स आए हैं। मुनाफा 111 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ का है, तो लगभग 50 मुनाफे में आपने बढ़त आती हुई देखी है। तो ओवरऑल ठीक ठाक नतीजे दिख रहे हैं जहां तक पेज इंडस्ट्रीज के नतीजों का है सवाल। इस समय कामकाजी तौर पर भी अच्छे रहे हैं। मार्जिन्स में ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट है, बट मुनाफे में अच्छी बढ़त आपने देखी है और आय में भी आपने ओवरऑल अच्छी बढ़त आती हुई देखी है। पेज इंडस्ट्रीज पर रखेंगे नजर, हमारे एक्सपर्ट से राय भी लेंगे इस काउंटर पर। और भी ढेरों सारी कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। आइए आपको बता दें आने वाले 1.5 घंटे के लिए इस समय की सबसे बड़ी बातें। एक तो लगातार तीसरे दिन दबाव में बना हुआ है बाजार। 150 अंक कमजोर निफ्टी है। 17,800-850 के करीब सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है इस समय। निफ्टी बैंक, जैसा अनिल जी आज सुबह कह भी रहे थे, अपनी स्ट्रैटेजी में ज्यादा गिरावट के आसार दिखा रहा था। 500 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी बैंक, 38,500 के पार। चौथे दिन गिरावट आपको बैंक्स में आती हुई दिख रही है। मेटल छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में आपको बिकवाली दिखेगी, स्पेशली रियल एस्टेट, पीएसयूज, फाइनेंशियल्स, बैंक्स, एफएमसीजी और साथ ही फार्मा भी। ग्लोबल मार्केट्स, कल की गिरावट के बाद डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट। यूरोप के बाजारों में लगातार चौथे पांचवें दिन आप सुस्ती का ही माहौल देख रहे हैं, तो वहां से कुछ ज्यादा बड़े क्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा वीकली एक्सपायरी का दबाव है, थोड़ा एफआई सेलिंग का दबाव है। नतीजों पर भी बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि इस समय दबाव बाजार पर बना हुआ है। क्या करना है इस दबाव में, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, वहां पर कौन से मौके हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पर आइए उससे पहले एक बार जान लेते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स और जो नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। देवांशी और वरुण दोनों हमारे साथ हैं तैयार। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। बिल्कुल, आप देखिए आज नतीजों की बात करें, टाटा स्टील इसी नतीजों पर सबसे ज्यादा फोकस बना हुआ है। निफ्टी में एक ही कंपनी है और आप देखिए कई सारी वायदा बाजार की कंपनीज हैं जो कि मार्केट बंद होने के बाद इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे पेज इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा, पिरामल एंटरप्राइज है, साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। ये कुछ नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। सफायर फूड्स का आज आखिरी दिन है, आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा। और अब कल की बात करते हैं, और कल भी आप देखिए नतीजों की लंबी लिस्ट है वायदा बाजार में और साथ ही कैश मार्केट में। निफ्टी की अगर बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प और ओएनजीसी, ये कुछ निफ्टी की कंपनीज हैं जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वायदा बाजार में भी करीब 13 कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और आप देखिए फिनो पेमेंट्स, कल इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी इस आईपीओ की। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसका आईपीओ कल बंद होगा, उसकी कल आखिरी तारीख है। और साथ ही टाटा स्टील बीएसएल, यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। कल की क्लोजिंग से यहाँ पे जो ट्रेडिंग है स्टॉक की वो बंद होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही एसएच खेलकर, अक्षर केमिकल, यहाँ पे भी जो शेयर बायबैक था उसकी रिकॉर्ड डेट है। रूट मोबाइल, क्यूआईपी की फाइनल प्राइस और साइज पर फैसला होता हुआ दिखेगा। और आप देखिए मिर्जा इंटरनेशनल, इस पर भी आपको कल फोकस करना है। बोर्ड बैठक में कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग पर कोई फैसला निकल के आता हुआ दिखेगा। एमएससीआई के जो बदलाव हैं वो कल मार्केट्स बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे और इम्प्लीमेंट 1 दिसंबर से होंगे, तो इस पर आप नजर रखें। साथ ही अब देखिए शनिवार को वीकेंड है, लेकिन नतीजे आते हुए दिखेंगे इब्का लैबोरेटरीज के और जेके सीमेंट और मनप्पुरम फाइनेंस के भी नंबर्स आ जाएंगे। 14 को वीकेंड है, लेकिन मैच है वर्ल्ड कप फाइनल, तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना है। कितने नतीजे हैं देवांशी नतीजों के ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज? 800 नंबर्स होंगे। 800 नंबर्स। चलिए, तो नतीजों की बहार आने वाली है और अच्छा है। हाँ, आज ही 400 है। आज ही 400 है। और आज वरुण भी थोड़े नतीजे बनाने भी वाले हैं शाम को, तो उनके लिए तो बिजी इवनिंग होगी। पर दोपहर में भी नजर रखिए, क्योंकि ये सबसे हैवी पीरियड होता है जब नतीजे डिक्लेयर होते हैं, स्पेशली कैश सेगमेंट्स के नतीजे। तो कई सारे नतीजे तो अभी आएंगे। पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, बट जो ऑलरेडी इससे पहले नतीजे आए थे वरुण, उनके बारे में थोड़ा बताएं। सिर्फ नतीजे ही और खबरें तो एक दो ही है। तो नतीजे बता देता हूँ। सीएससी मुनाफा 378 करोड़ से घटकर 335 करोड़ पे आया है। मार्जिन 26.5% से घटकर 26.2%, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट नतीजे हैं। बीएफ यूटिलिटीज घाटे से मुनाफे में आई है। क्वार्टर क्वार्टर और ईयर एंड ईयर दोनों 22.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 15 करोड़ का मुनाफा जो है साल दर साल कंपनी ने किया है। लिंकन फार्मा
मुनाफा 21 करोड़ से बढ़ के 23 करोड़, मार्जिन 23.8% से घटकर 23%। टीवीएस श्री चक्र मुनाफा 40 करोड़ से घट के 25.3 करोड़, मार्जिन 15.5% से घटकर 9.2% के आसपास आए हैं। सुंदरम फास्टनर मुनाफा 104 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ के आसपास आया है। एकेसेल मुनाफा 9.5 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़, मार्जिन 21.1% से बढ़ के 21.4%। केसीपी लिमिटेड मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ के आसपास आया है। बिरला टायर आय देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है, करीब करीब 40 करोड़ से घटकर 48 लाख के आसपास आई है, तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत वाला नतीजा है। इसके अलावा एचओईसी आय 30 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ के आसपास आई है। मुनाफा जो है 11 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास है। सैक्सॉफ्ट मुनाफा 17.5 करोड़ से घटकर 13.1 करोड़। इसके अलावा कुछ खबरें हैं जिसमें मारुति पर नजर रखना है, क्योंकि जुलाई सितंबर में सुजुकी मोटर्स की बिक्री जो है 40,340 करोड़ येन के आसपास आई है। इसके अलावा भारत में FY22 की बिक्री जो है सालाना आधार पर 6% घटने का अनुमान लगाया गया है। फिनोलेक्स केबल कंपनी की रूम हीटर कारोबार में एंट्री हो चुकी है और NTPC BARH सुपर थर्मल पावर यूनिट में इस कंपनी ने कामकाज शुरू किया है। कुछ दिनों पहले इन्होंने अपडेट दिया था कि कामकाज शुरू करेंगे, तो फाइनली कमीशन हो चुका है। ये अपडेट NTPC की तरफ से। तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ ही कुछ नतीजे भी जहां पर रखनी है नजर। आइए नजर रखते हैं बाजार के एक्शन को, क्योंकि बात करते करते 38,500 के नीचे बैंक निफ्टी भी आपको आते हुए दिखा है और 17,850 के नीचे निफ्टी भी है। सुमित जी भी हैं हमारे साथ तैयार। सुमित जी, एक्सपायरी का देना तो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो वहां से आती है, बट कुछ ज्यादा ही गिरावट नहीं हो रही है सर, स्पेशली बैंक निफ्टी पर? थोड़ा एक बार जरा इंडेक्स पर राय दे सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए दीपांशु, कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉल आना भी चाहिए ताकि बाइंग करने में मजा आए। फिलहाल जहां तक इंडेक्स का सवाल है, इंडेक्स में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 38,500 का लेवल अभी ब्रेक किया है। डेली चार्ट में अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा वीकनेस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इंडेक्स का जो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी का, वो 38,200 के आसपास है। 38,200, 38,300 ये लेवल्स नहीं टूटने चाहिए। रिबाउंड बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा जैसे ही एक बार ऊपर में 38,800 या 39,000 का लेवल टूटेगा। 38,800 का लेवल जैसे ही टूटेगा उसके बाद इसके अंदर रिबाउंड आएगा। जब तक ये नहीं टूटता तब तक थोड़ा सा डाइसी और थोड़ा सा साइडवेज ही मूव आज के दिन में बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी 38,200 अब अगला अहम सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, पर डेज लो पर है बाजार इस समय और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इस समय बाजार की गिरावट में आपको कंट्रीब्यूट भी करते हुए दिख रहे हैं। नजर रखते हैं इन काउंटर्स पर। बालकृष्णा, इसके नतीजे आने वाले और नतीजों से पहले काफी कमजोर है, यहां पर रखिए नजर। भारत फोर्ज, आई थिंक कल इसके नतीजे आने वाले हैं, वहां पर भी आप ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। एक बार जरा भारत फोर्ज के चार्ट पर राय ली जाए वागली साहब की तरफ से। वागली साहब, गुड आफ्टरनून सर, क्या चल रहा है भारत फोर्ज में? दीपांशु, गुड आफ्टरनून। जो भी मोमेंटम था, इनफैक्ट हमने इसमें 800 के आसपास बाय दिया था। पार्टली टारगेट आया भी, 850 का हाई लगभग बनाया है, लेकिन अभी वो मोमेंटम का लॉस हो गया है। मुझे लगता है ये अभी ऑन द डाउन साइड 770 तक जाना चाहिए। 790 है, बेचना है तो भी एक 800, 810 ये रेंज में बेचना है। 780, 770 के टारगेट के लिए 780, 770 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज आपको यहां से और वीकनेस दिखा सकता है। मुदित जी भी हैं हमारे साथ तैयार। मुदित जी, पिडिलाइट नतीजों के बाद यहां पर जबरदस्त एक्शन है और वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है। इनफैक्ट वायदा कारोबार का टॉप गेनर है पिडिलाइट और डेज हाई पर इस समय स्टॉक दिख रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट में और यहां से क्या करना है पिडिलाइट में? गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल, पिडिलाइट को यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है और अगर हम बोलें तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो चार्टिकली पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऐसे वाले मार्केट में भी स्टॉक अपने हाइज को होल्ड कर पा रहा है। हमें लगता है यहाँ से और तेजी दिखाएगा। 2500 बड़े कंजर्वेटिव टारगेट है। 2500 के ऊपर भी अगर ये निकला तो 2540 तक के अपसाइड मूव पिडिलाइट में नजर आएंगे। बाय करने की सलाह, यहाँ पर भी डिप आता है, डिप में भी बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2430 का। यह है आपके लिए पिडिलाइट जिस पर आपको रखनी है नजर। पर एक बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। पेट्रोलियम सचिव का बयान है और इंटरेस्टिंग बयान आते हुए दिख रहा है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग
अब 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होने वाली है। ये बड़ा अनाउंसमेंट पेट्रोलियम सचिव की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है, और वो भी ऐसे समय जब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई जा रही है। कल कैबिनेट ने बड़े फैसले में एथेनॉल के प्राइसेस को भी बढ़ाया था, पर ये जो टारगेट है 20% का, ये लगातार आगे लाया जा रहा है और अब इस टारगेट को 2023 में ही लागू कर देंगे। वरुण, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आते हुए दिख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एथेनॉल ब्लेंडिंग एचपीसीएल सबसे ज्यादा करता है, करीब 9% के आसपास की एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। इस साल के अंत तक उसको 10% तक लेके जाना है, यानी कि FY22 के एंड तक अगर आप 10% लेके जा रहे हैं, उसके एक साल बाद ही आपको उसका दुगना करने का लक्ष्य रखा है। और ये पहले जो लक्ष्य था मेरे ख्याल से 2030 का था, उसको कम करके 2025 किया गया था मेरे ख्याल से, और अब देखिए 2 साल और कम। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है दीप, यहाँ से 11% और बढ़ाना है आपको, और समय आपके पास सिर्फ 2 साल के आसपास है। 2 साल भी नहीं, अब तो हाँ ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास का वक्त आपके पास बचा, और 2022 का टारगेट 10% का था। एक साल में वहां से फिर सीधा डबल। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एक्चुअली, अगर देखे जाए तो जितनी भी शुगर कंपनी और प्राइज इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इस तरह से अगर आप एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और मेरे ख्याल से नितिन गडकरी ने बयान भी दिया था शायद कि अगर आपको पेट्रोलियम का कॉस्ट कम करना है तो जितने अच्छे आप एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आई मीन उसी की तरफ ये कदम है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम आते हुए दिख रहा है पेट्रोलियम सचिव का, बड़ा बयान। और डिस्टिलरी क्षमता की बात करें, क्योंकि अगर ये टारगेट्स अग्रेसिव हैं तो ऑलरेडी बलरामपुर चीनी पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्षमता है वो बलरामपुर चीनी के पास ही है, 35 करोड़ लीटर की। फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दालमिया भारत, अवध शुगर, द्वारिकेश, मगध शुगर और बनारी अमान, इनकी भी डिस्टिलरी क्षमता अच्छी है। ऑफ कोर्स प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के लिए तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख ही रही है। तो अग्रेसिव टारगेट, और टारगेट को और आगे बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की योजना है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। जैन साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे भी लेंगे इस पर राय, बट एक्शन भरपूर है। शुगर स्टॉक्स पर रखिए नजर, प्राज इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, जैसे वरुण ने कहा, HPCL सबसे आगे है ये टारगेट्स मीट करने में, तो वहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। जैन साहब इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। जैन साहब, पहले भी इस पर बात हुई है, कल एथेनॉल के प्राइसेस भी बढ़े थे, बट अब सरकार कह रही है कि 2023 से ही, 1 अप्रैल 2023 से ही 20% पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत हद तक मार्केट ने भी डिस्काउंट किया हुआ था, और मैं भी काफी बार जब भी शुगर स्टॉक्स दिया था तो दिमाग में यही चलता था कि ये 20% ब्लेंडिंग वाली जो चीज है, सरकार काफी एग्रेसिवली इसको इंप्लीमेंट करेगी, और काफी बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है ये इंडस्ट्री के लिए। और रीजन ये है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, ये 2030 2025 तक तो हो सकता है कि वापस से क्रूड ऑयल नीचे आ जाए और उस टाइम पे ये इतनी वायबल ही नहीं रहे, तो अब भी इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। तो आपने बहुत सही कहा, देखिए प्राज है, त्रिवेणी है, बलरामपुर चीनी वन ऑफ द बिगेस्ट कैपेसिटीज। फिर मुझे ऐसा लगता है एक स्टॉक और है, गुलशन पॉली ऑयल, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट वो स्टॉक भी है जिसको फायदा मिलेगा। और कल एक्चुअली स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके थे पिछले कुछ दिनों से, और आज एक थोड़ा करेक्शन का डे है, तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड डे टू बाय दी स्टॉक्स। इवन द्वारिकेश शुगर या अवध शुगर, ये सब मैंने रिसेंटली काफी स्टॉक्स को मैंने SPL या फिर जेम्स में रेकमेंड किया है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डे टू एंटर इनटू दीज स्टॉक्स, एंड डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है। रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, कुछ चुनिंदा 1-2 कंपनियों के अलावा, बाकी ऑलमोस्ट द सेक्टर इज वेरी हॉट। सो आई थिंक बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इवन रेणुका शुगर्स है, उनकी भी कैपेसिटीज बहुत बड़ी है। सो ओवरऑल सारे स्टॉक्स ही ठीक ठाक लगते हैं, उनमें से ये जो बड़े नाम लिए वो ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट रेणुका शुगर ने तो कहा भी है कि वो अपनी एथेनॉल क्षमता डबल करने वाले हैं, और डेफिनेटली ये भी एक काउंटर है जो इससे बेनिफिट करेगा। तो नजर रखिए, ऑलरेडी शुगर सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। कल बड़ा रिएक्शन आया था, आज मुनाफा वसूली में जैन साहब कह रहे हैं कि वापस एंट्री लेवल आपको अच्छे मिल सकते हैं गिरावट पर, अगर आप इन कंपनीज को देखें तो। शुगर सेक्टर नजर रखिए, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पर आइए, एक कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पहले तो मेरे को ना बैंक निफ्टी पे व्यू देना है और फिर उसके बाद मैं कॉल दूंगा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी काफी वीक है, 38,550, 60 यहाँ पर एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बेचे। मुझे लगता है 38,200 के लेवल्स आपको कल तक मिलने जाने चाहिए, तो यहाँ से डाउन साइड है। मेरा बेचने का कॉल अभी है हमारा राजा बैटरीज ने। इसने 700 का एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, अभी 695.96 है, आपको 702 के स्टॉप लॉस से बेचना है। मेरा मानना ये 665 670 तक नीचे जा सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए अमर राजा पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है वागले साहब की तरफ से। ऑटो काउंटर्स पर रखिए नजर, अमर राजा पर वीकनेस है, हम देख रहे हैं भारत फोर्ज गिरावट दिखा रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी नतीजों से पहले आपको वीकनेस दिखा रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर थोड़े वीक आज समय दिख रहा है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए भी, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मार्केट्स में नया लो लगा है, डेज लो पे आया है, तो सेल साइड का स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 639 640। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। रिसेंट के स्विंग लोज ब्रेक हो चुके हैं। लास्ट 5 से 6 दिनों के लोअर लेवल पे विप्रो अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि 10 से 15 रुपए का फॉल दिखाने को तैयार है। 648 649 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये स्टॉप लॉस होगा सेल पोजीशंस के लिए। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं तब तक सेल में रहना है। नीचे में जो टारगेट्स विप्रो में देखने को मिल सकते हैं 630 रुपया, 625 रुपया, ये दो लेवल्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो विप्रो में यहां पे सीएमपी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 648 का स्टॉप लॉस लगाएं, 630 से लेकर 625 के टारगेट्स के लिए। 648 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को खरीदना है या बेचना है इस बाजार में, बिगुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु, बिकवाली की राय है और बेचना है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल GAIL में बिकवाली की राय है। इसके अंदर देखें तो पिछले 3 दिन के लोज के नीचे स्टॉक निकला है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकडाउन है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बाजार में कमजोरी और गहरा रही है और कमजोरी में देखिए वही स्टॉक्स बेचने हैं जो कि अभी तक परफॉर्म जिन्होंने नहीं किया, परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ना बेचें, अंडर परफॉर्मर्स को बेचें। और गेल जो है रैंक अंडर परफॉर्मर है, एक ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बेच करके चलना है। 151 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रख लें 151 हाफ पर। पहला टारगेट होगा 147 रुपए का 147 और इवेंचुअल टारगेट है 144 रुपए 50 पैसे का। तो गिरावट के लिए तैयार हो रहा है गेल, बेच करके चले। गेल पर करें बिकवाली, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। तो एक एक करके सारे काउंटर्स आपको वीक बनते हुए दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस की बात करें, ऑटोज की बात करें, आईटी की बात करें, यहां पर भी आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। तो नजर रखते हैं, बाजार का थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है और निफ्टी भी अब 17,800 के लेवल पर आ चुका है। 200 पॉइंट्स की गिरावट। बैंक निफ्टी 38,400 के लेवल पर आ रहा है। तो बैंक्स में और प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से निफ्टी पर भी आप ज्यादा दबाव बनते हुए देख रहे हैं इस समय। बट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो होल्ड आउट कर रहा हो। कुछ काउंटर्स हैं जो नतीजों के दम पर होल्ड आउट जरूर कर रहे हैं, पर इसके अलावा बिकवाली हावी इस समय बाजार पर होती हुई दिख रही है। आइए, नतीजों की बात निकली है तो एक बार जरा टाटा स्टील पर भी डाल देते हैं नजर, क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे। वरुण बताएं कैसे रहेंगे नतीजे? दमदार तोड़फोड़ यही नतीजे है टाटा स्टील के। और देखिए सिर्फ साल दर साल नहीं, क्वार्टर क्वार्टर भी नंबर्स अच्छे नहीं, ऐसा कुछ खराब नहीं है। अगर आप साल दर साल देखेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री को साल दर साल देखा जाता है, तो स्टील की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है उसका फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा और रियलाइजेशन जो है इस कंपनी के काफी हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे। नो डाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, जैसे कि कोल है, आयरन ओर है, इसके दाम बढ़े हैं, लेकिन स्टील कंपनीज ने दाम घटने के बाद भी दाम बढ़ाना बंद नहीं किया था। इस तरह की डिमांड देखने मिली तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है टाटा स्टील को मिलेगा और मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज जो है आपको इस कंपनी के नंबर्स में देखने मिलेंगे। रेवेन्यूज 62% बढ़ने वाली है, मार्जिन 16% से बढ़ के 34% के आसपास आएंगे और कंपनी का मुनाफा देखिए 1500 करोड़ से बढ़कर करीब 12,722 करोड़ के आसपास आने वाला है। यानी कि दीप, अगर मैं एक तरह से कहूँ तो एक समय पे जो एबिटा हुआ करता था इन कंपनीज का, अब वो कंपनियों का प्रॉफिट होने लगा है। इस तरह का टर्न अराउंड जो स्टील कंपनी में देखने मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है मालूम है? यूरोप का एबिटा पर टन पिछले साल इसी क्वार्टर में $27 का था, इस बार सिर्फ 27, इस बार 200 से $250 आने का, 10 गुना उछाल। 10 गुना। तो इस तरह का उछाल जो आपको टाटा स्टील के नंबर्स में देखने मिलने वाला है। जबरदस्त उछाल आपको आते हुए दिख सकता है, इसलिए शायद स्टॉक होल्ड आउट भी कर रहा है वीक बाजार में। अच्छा है, टाटा स्टील इस समय थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए अब कितनी देर होल्ड करता है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। भसीन साहब भी आज सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे पॉजिटिवली और उनके लेवल्स के आसपास ही होल्ड कर रहा है। थोड़ी देर में भसीन साहब जुड़ेंगे भी, उनसे लेंगे इस पर अपडेट और बाकी कॉल्स भी लेंगे। बट फिलहाल बाजार है वीक का। आइए एक बिगुल BTST का मुदित जी के लिए। बताएं मुदित जी।
दीप स्टॉक बेच के ही चलना है और मार्केट में जिस तरह की करेक्शन बन रही है, यहाँ पर सारे स्टॉक्स में बढ़िया करेक्शन देखने को मिल रही है। जो स्टॉक मैंने चुना है, इस स्टॉक में बुल ट्रैप हुए हैं। यहाँ पर ये स्टॉक लग रहा था करीब 950 के आसपास की, शायद इस काउंटर में यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ट्रैप देखने को मिला और बढ़िया करेक्शन आज के सेशन में नजर आया। बहुत बड़ी लॉन्ग कैंडल के साथ इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज को यहीं पर शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। 931 CMP है, स्टॉप लॉस रहेगा 942 का, टारगेट रहेगा 905 रुपए का। इस काउंटर में जिस तरह का करेक्शन देखने को मिला है, एक बड़े अप मूव के बाद लगातार इस काउंटर में करेक्शन हुआ। 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आज अभी की अभी बिल्कुल 100 डीमा 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी नीचे ये काउंटर चला गया है। जिस तरह के चार्ट्स बन गए, एक बड़ा करेक्शन यहां से देखने को मिलेगा। 905 कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। 905 पर भी अगर ये काउंटर नहीं संभला तो 890 रुपए तक की डाउनसाइड इस काउंटर में नजर आएगी। अभी की अभी बेच के चलेंगे 942 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 942 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी है आरती इंडस्ट्रीज पर। यह भी एक काउंटर है जो लगातार एक रेंज में रहा है, थोड़ी कमजोरी दिखाते हुए दिख रहा है और आज इस पर एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। 17,800 का लेवल निफ्टी ने इंट्राडे में अभी अभी तोड़ा भी है। तो नजर रखिए, अब 17,850 के बाद 17,800 पर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट मिलेगा या नहीं ये सपोर्ट, क्योंकि एक्सपायरी के लिहाज से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रेशर इस समय बाजार में बनते हुए दिख रहा है। IOC सबसे नीचे है, पर SBI में आज एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। 510 के नीचे आया है SBI। बंसल जी, कैसे देखें SBI की इस गिरावट को? ये वापस री एंट्री का मौका है या फिर जिस तरह से बाजार गिर रहा है फिलहाल अवॉइड होगा? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन आई है। नीचे में 500, 501 एक अहम सपोर्ट है। तो जिनके पास है दीपांशु, इन सपोर्ट्स के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। करेक्शन थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। अगर मार्केट में सेल ऑफ आया तो हो सकता है 500 के लेवल्स भी टूट जाए, तो बट अल्टीमेटली स्टॉक चलेगा। तो जिनका निवेश का नजरिया है, करेक्शंस पर खरीदारी की राय है। तो करेक्शन पर खरीदारी की राय है SBI पर देखते हैं अभी करेक्शन कहां तक जाता है, क्योंकि काफी तेज गिरावट इन काउंटर्स में आ रही है। SBI के साथ साथ ICICI बैंक भी कमजोर है, एक्सिस भी कमजोर है, HDFC यहां से भी वीकनेस आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। सुमित जी, HDFC पर राय 2900 के नीचे जाते हुए दिख रहा है। दबाव ऊपरी लेवल से देखने को मिल रहा है, बट मेरे को ये काउंटर वीक नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि ये जो डिप आ रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा नीचे का लेवल जरूर देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। नीचे में 2870 2880 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे SDFC में खरीदारी करें और तेजी देखने को मिलेगी जब ऊपर में एक बार 2930 2940 का लेवल टूटेगा तब। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC। वागले साहब, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों प्रेशर में आ रहे हैं। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? स्पेशली बजाज फाइनेंस 7,500 के नीचे आते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु वीक है, हर बाउंस पे बेचना चाहिए। 7,510 का स्टॉप लॉस होगा, तो बहुत लंबा नहीं, आपको 1% के दायरे में मिल रहा है, यहाँ पर भी बेचा जा सकता है। मेरा मानना है बजाज फाइनेंस 7,250 7,300 यहाँ से भी एक 150 रुपए की डाउन मूव मुझे दिखाई दे रही है। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। दिग्गज फाइनेंशियल्स ही सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय बाजार पर डाल रहे हैं। हालांकि IOC इस समय टॉप लूजर है बाजार का, बट बाकी फाइनेंशियल स्टॉक से भी कमजोरी आ रही है। कुणाल जी, एक राय जरा टेक महिंद्रा पर भी दें, क्योंकि यहां पर बाजार ने होप लगाई हुई थी और लगातार यहां पर ट्रेडर्स का भी भरोसा बना था। आज इन्होंने शायद एक एनालिस्ट कॉल भी करी है, पर उसके बाद टेक महिंद्रा में जो गिरावट है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक फॉल आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं। जैसे जैसे स्टॉक नीचे उतरेगा हर स्तर पर आपको एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मुझे एक मेजर सपोर्ट 1,500 रुपए के आसपास नजर आता है और ये लेवल वायलेट हो गया तो फिर 1,450 पर एक बस बड़ा मजबूत और अहम सपोर्ट है। तो मेरी राय में देखना होगा, अगर ये 1,500 के लेवल्स को क्रॉस करके नीचे टिक जाता है तब फिर इसमें कुछ एग्जिट करना चाहिए, अन्यथा फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करें, बेहतर हो। ओके, तो यह है आपके लिए टेक महिंद्रा। कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं जो इस समय ज्यादा दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। पर अब की बड़ी खबर, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, पेट्रोलियम सचिव का जो बयान आया है, एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स को आगे लिया गया है। अब
1 अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल में और 2025 तक 50% तक ले जाने का जो इनका प्लान है, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल के साथ। वरिंदर, आपका सबसे ज्यादा भरोसा रहा है इस थीम पर, आपने आइडेंटिफाई भी किया था एथेनॉल ब्लेंडिंग और शुगर थीम को। बताइए, ये जो टारगेट्स को आगे लिया गया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और फिलहाल 9-10% के करीब ब्लेंडिंग है, तो क्या तैयारी भी है इस 20% टारगेट को टच करने के लिए ओएमसीज की तरफ से भी? अगर आप किसी भी शुगर कंपनी से बात करेंगे वो आपको बता देंगे कि आप जितना भी एथेनॉल प्रोड्यूस करते हो ओएमसीज तभी उठा लेती हैं जितना भी आप कर सकते हो, और आपको 30 दिन के अंदर पैसा देता है। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑल वेल प्रिपेयर्ड इन टर्म्स टू डू दिस। बट सिर्फ इस अगर खबर पे हम फोकस करें, कल एथेनॉल के प्राइस हाइक हुआ, आज ये ब्लेंडिंग की जो बात 20% की कर रहे हैं, फिर 50% की भी कर रहे हैं 2025 तक। नंबर्स आपने बता भी दिए थे कि किसका कैपेसिटी कितना है, तो मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। बट इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने के लिए है कि जो गवर्नमेंट का इंटेंट है, आई थिंक जो गवर्नमेंट का इंटेंट है वो बहुत ही क्लियर है कि ये एथेनॉल का पॉलिसी रहेगा रहेगा रहेगा, और वो जितना जल्दी हो सके उसको कर रहे हैं। आप प्लीज एक चीज समझिए, एथेनॉल अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उसका ज्यादा आपका पैसा मिलेगा तो ऑफकोर्स आपके अर्निंग्स बढ़ेंगी। एथेनॉल इज स्टिल से 1/3 और 40-50% ऑफ वेरियस कंपनीज अर्निंग्स। शुगर भी है आपके पास। तो आज की डेट में अगर बलरामपुर की बात कर रहे हो आप, वो 35 करोड़ लीटर का उसका कैपेसिटी हो जाएगा। ₹1.5 अगर उसको ज्यादा बनेगा, जो कल बात हुआ, वो तो 50 करोड़ का बेनिफिट वहां से हो गया। अभी और कैपेसिटी बोलेंगे डालने के लिए तो वो शायद 50 करोड़ कर दे, तो उसको और बेनिफिट हो जाएगा। तो 50, 70, 80 करोड़ का बेनिफिट से बलरामपुर जैसी कंपनी को हो रहा है। बट प्लीज आप एक और चीज जरूरी समझिए कि अभी जब जितना आप एथेनॉल बनाएंगे तो आपका जो शुगर है, जो शुगर जितना बनाते थे, वो शुगर का जो सप्लाई साइड है वो और कम होता रहेगा और कम होता रहेगा और कम होता रहेगा। राइट नाउ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट व्हाट वाज इन इंडिया वाज कि आपका शुगर में सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम था। अभी क्या हो रहा है कि आप सप्लाई साइड ही खत्म कर रहे हो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दिखेगा कि इंडिया में सप्लाई और डिमांड में मिसमैच है ही नहीं है शुगर में, तब शुगर के भाव बढ़ेंगे। तब क्या होगा कि आपका शुगर का भी जो पोर्शन है वो भी आपको ₹1, ₹2 का जो डेल्टा होगा वो 100-200 करोड़ का होगा। सो इट इज नॉट ओनली एथेनॉल बेनिफिट व्हाट द कंपनीज विल गेट, बट बिकॉज द सप्लाई साइड फ्रॉम द शुगर विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, तो शुगर के भाव भी बढ़ेंगे, तो आपको दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। प्लस वैल्यूएशंस, मतलब कि आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दीस थिंग्स कि अगर आपको एक कंपनी मतलब कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, वो कैसे 7-8 टाइम पे आज भी वैल्यू कर सकते हैं आप लोग। किस तरीके से मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। बाकी देर आर कंपनीज जिसका जैसे अवध है, जो कंपनीज है जिनका 11-12 करोड़ लीटर का कैपेसिटी है, वो आज की टाइम में 5-6 टाइम के पीई पे कैसे रह सकता है, और जिसके नंबर्स आपने देखे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। सो आपको बहुत कंपनीज मिलेंगी जो आज की टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और ये परफॉर्मेंस अभी तो कंटिन्यू होगा जिस समय तक कमीशनिंग होगी एथेनॉल की। प्लस मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आप एक चीज पे ध्यान देना, शुगर का सप्लाई साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। शुगर का सप्लाई साइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपके उसके भाव भी बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आएगा, उसका डेल्टा बहुत बड़ा आएगा जो आज नंबर्स में नहीं है। सो आई थिंक द इंटेंट बाय द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि दे आर वॉकिंग द टॉक। जो उन्होंने बोला था वो कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। उनको चाहिए कि हाँ भी सप्लाई डिमांड जो शुगर सेक्टर में है, शुगर में है, चीनी में है, वो ना रहे। यहां से भी सेक्टर की री रेटिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए वरिंदर, और ये टाइमलाइन रियलिस्टिक है? यहां से अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा है तो इस टाइमलाइन को मान के करे, क्योंकि फिलहाल 9-10% पर ही है ब्लेंडिंग। अरे यार, टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी जितना आपने सोचा हुआ है, ठीक है ना। सो यू हैव द एंटायर डेटा विद यू किस तरीके से है। सो सी आई कैन टेल यू ऑनेस्टली कि इस सेक्टर में अर्निंग्स आएंगी, स्ट्रक्चरल अर्निंग्स आएंगी, इसका डाउट किसी को नहीं है। इस सेक्टर में एक ही डाउट है कि इस सेक्टर को प्राइस अर्निंग मल्टीपल कितना मिलेगा। आज से बलरामपुर चीनी 900 करोड़ प्रॉफिट करता है कि 1000 करोड़ प्रॉफिट करता है, ये किसी को डाउट नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। जितना आप प्रोड्यूस करोगे, जितना प्राइस तय है, तो वो सिंपल कैलकुलेशन है। सबको करना चाहिए कि 12 का मल्टीपल मिलना चाहिए कि 15 का मल्टीपल मिलना चाहिए, मार्केट के ऊपर है। बट अगर किसी के मन में डाउट था कि हाँ भी नहीं यार, ये सेक्टर तो बहुत कमोडिटी है, बहुत वॉलेटाइल करता रहता है, वो अभी कहां से हो रहा है? दीपांशु, आप मुझे बताओ, मतलब वेयर इज इट? आई यू सीइंग, मतलब आप प्लीज लास्ट 8 क्वार्टर के 12 क्वार्टर के नंबर देख लो, यू टेल मी वेयर इज द वॉलेटिलिटी इन द अर्निंग्स ऑफ सम ऑफ दीस कंपनीज। सो और आपको बायबैक भी मिल रहा है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है कंपनीज में से, आपको सब वो कॉर्पोरेट अच्छी चीजें हो रही है इस कंपनीज में हो रही है।
सो देयर आर कंपनीज जिनका कैपेसिटी अभी यहां से भी 2-3 गुना होगा। 2-3 गुना होने के बाद आप अगर बोलो कि हाँ भी वो 6-5-6 के मल्टीपल पे रहेगी, दैट कांट हैपन। वो रीरेट होगा, आज नहीं होगा कल होगा, वो मार्केट को ज्यादा पता है मुझसे। बट द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, द इंटेंट इज वेरी क्लियर दैट दिस हैज टू हैपन। और 2 दिन में हमने देखा कि ये सब कुछ बातें हुई और उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, सेक्टर रीरेटिंग के लिए है तैयार और गवर्नमेंट की तरफ से भी अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की अहमियत और इसका इम्पैक्ट समझाने के लिए। तो जैसा वरिंदर कह रहे हैं, आगे बहुत बड़ा फायदा आ सकता है शुगर सेक्टर को, और एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से शुगर का सप्लाई भी कम होगा, तो जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है वो भी ठीक हो जाएगा और वहां से फिर शुगर प्राइसेस को भी सहारा होगा। तो डबल बेनिफिट आपको इन शुगर कंपनीज को मिलेगा। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, अवध शुगर, इन जैसे काउंटर्स पर रखिए नजर, बड़ा फायदा इनको आते हुए दिखेगा। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स देने के लिए। आइए उससे पहले एक कॉल सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक और एक वीक स्टॉक पकड़ में आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 85.86 के आसपास, 8550 86 के आसपास। स्टॉक 85-86 के आसपास, 8550 86 के आसपास। स्टॉक का नाम है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस काउंटर के अंदर जब भी बिकवाली आती है तो जोर से आती है और तेजी धीरे धीरे कछुए की चाल पे आती है। आज का जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो कैंडल पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। तो एल&टी फाइनेंस के अंदर यहां से बिकवाली देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर नीचे में 83 रुपीज से लेके 82 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 87.88 के आसपास है, 87.50 88। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं तब तक सेल साइड में रहे। नीचे में 83 से लेके 82 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं एल&टी फाइनेंस के अंदर। एल&टी फाइनेंस ये गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। एनबीएफसीज पर रखें नजर। एक्चुअली किसी भी सेक्टर को इस समय बाजार में पिकअप कर लीजिए, वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। 17,800 पे थोड़ा सपोर्ट लिया है निफ्टी में, वहां से 40 पॉइंट्स ऊपर आया है। तो 850 के सपोर्ट को तोड़ने के बाद 800 पर एटलीस्ट अभी तक सपोर्ट बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है। आइए, वक्त है 2:30 बजे, समय है मिलने का सेठी साहब के साथ उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, आज तो आपकी बहुत जरूरत है, आपके कॉन्फिडेंस की। बताएं सर, बाजार का मूड माहौल देखते हुए क्या करना है आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, आज तो बहुत ही हिम्मत का काम है बाइक और देना, लेकिन फिर भी 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जिनमें खरीदारी करनी है। दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। चलिए बताएं सर, फिर कहां पर आपको दिख रहा है मौका? बिल्कुल दीपांशु, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो कि अभी 269 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सॉलिड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो पावर, टेक्सटाइल्स, फार्मा, रबर और इन सब सेक्टर्स को कैटर करने में काम आते हैं। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। इसके मतलब आप डिटेल्स देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 33% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 24% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.12, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 72% की हिस्सेदारी और पिछले 3 साल का पैट का कह रहा 48% का। और अभी जो जून क्वार्टर में नतीजे आए थे बहुत ही दमदार थे। 58 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। तो इस तरह के दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता स्टॉक है। 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक पे ये जो 269 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 285 का, स्टॉप लॉस रखना है 260 का। ओके, तो 285 का टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस, पनामा पेट्रो, इस पर करें खरीदारी। दूसरी पिक सेठी साहब? दूसरी पिक का दीपांशु एक मेटल स्टॉक है, रत्नामणि मेटल्स, जो कि अभी 2190 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग कंपनी है जो कि ट्यूबिंग और पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और मेनली जो सेक्टर्स को कैटर करती है वो है ऑयल एंड गैस है, फिर आपके पेट्रोकेमिकल्स, डेयरी केमिकल्स, डिफेंस और एरोस्पेस। मार्की क्लाइंटेल है, जितनी भी नामी गिरामी कंपनियां हैं इस सेक्टर की सब इनके कस्टमर्स है। और फिर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू का 40% एक्सपोर्ट से आता है। और हाल ही में इसके सितंबर तिमाही के नतीजे आए, नतीजे बेहद ही दमदार थे। 71 करोड़ का पैट था सितंबर तिमाही में, जो कि जून क्वार्टर के 50 करोड़ के सामने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फिर कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 34% का और डेट इक्विटी रेशियो भी 0.07 है, बहुत ही नेग्लिजिबल एक डेट इक्विटी रेशियो है।
और कंपनी में करीबन 4.13% FIS DIs भी ओन करते हैं, जिसमें कोटक है, LIC है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 2190 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 2250 का, स्टॉप लॉस रखना है 2170 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए राय रत्नामली मेटल्स पर खरीदारी की। 2250 का टारगेट इसके लिए, और पनामा पेट्रो इस पर भी खरीदारी करनी है 285 के टारगेट के लिए। पनामा पेट्रो जैन साहब के जेम स्टॉक्स में भी था ये काउंटर। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तक सारी की सारी सेल कॉल्स ही आई थी। उसके सामने सेठी साहब की तरफ से एज ऑलवेज 2 बाई कॉल्स आती हुई दिख रही हैं और दोनों कैश मार्केट की कॉल्स हैं। आज नजर रखिए उस पर। इस बीच कुछ नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया यहां पर कंसो मुनाफा 88 करोड़ से घटकर सिर्फ 17 करोड़ का आया। देखना पड़ेगा कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से तो नहीं है जो मुनाफे में हमने इतनी बड़ी गिरावट इंजीनियर्स इंडिया की आती हुई दिखी है, क्योंकि आय देखें तो स्टेबल रही है। 692 करोड़ से घटकर 697 करोड़ की 57 करोड़ की आय है, तो थोड़ी आय में गिरावट है, पर उसके सामने 88 करोड़ से घटकर मुनाफा 17 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो देखना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से यह हुआ है। पर एक और कंपनी जिसके नतीजे आए थे और काफी खराब नतीजे आते हुए दिखे थे, नैटको फार्मा। जरा इसके चार्ट को पुलअप करिए और कुणाल जी जरा आप भी चार्ट को देखिए, क्योंकि काफी खराब नतीजे नैटको फार्मा के आपको आते हुए दिख रहे हैं। नैटको फार्मा कामकाजी मुनाफा देखिए 276 करोड़ से घटकर सिर्फ 70 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। तो 66% की गिरावट कामकाजी मुनाफे में आई है। मार्जिन 34.5 से घटकर 18.6, लगभग आधे हो गए हैं मार्जिन। मुनाफा देखिए 204 करोड़ से घटकर 65 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। और आय में भी आपने बड़ी गिरावट देखी है। करीब 800 करोड़ से ज्यादा की आय थी इनकी, 804 करोड़ के आसपास की आय थी, 802 करोड़ से घटकर 377 करोड़ की आय आई है। तो अक्रॉस द बोर्ड काफी खराब नतीजे नैटको फार्मा के। और स्टॉक भी कुणाल जी 7% नीचे इस समय। बहुत ही बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर दीपांशु। हमने देखा बिल्कुल वर्टिकल फॉल रिजल्ट्स के बाद नेटको में देखने को मिला, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि इन स्तरों पर एक सपोर्ट दिखता है मुझे। 790 के आसपास एक सपोर्ट है, 794 का भाव हो चुका है। तो यहाँ पैनिक एग्जिट की मेरी राय नहीं है। अगर आपने ले रखा है पहले, अभी तक नहीं निकले हैं, तो आप वेट करें। उछाल बन सकता है, इसमें एक पुल बैक फ्लेयर अप आएगा, वहां पर निकलने का प्रयास करें। इन स्तरों पर निकलने का मेरा विचार नहीं है। और साथ में एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें 790 का। 790 के नीचे गया तो फिर एक फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा एक पुल बैक बिल्कुल यहां पर संभावित है, वेट करना चाहिए। चलिए, तो एक पुल बैक आ सकता है, बट नंबर्स डिजास्टर्स रहे हैं जहां तक नैटको फार्मा का सवाल है, और उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे हैं। आय में तो बड़ी बड़ी गिरावट आई है, और फिर कामकाजी मुनाफा देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, मुनाफा ओवरऑल देख लीजिए, वहां पर भी काफी परेशानी बन रही है। तो नैटको फार्मा कमजोर नतीजों के दम पर यह काउंटर गिर रहा है। पर एक काउंटर और जहां पर वीकनेस है, NMDC, इसके भी आने वाले हैं नतीजे। आइए देखते हैं कैसे रहेंगे NMDC के नतीजे। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो देखिए साल दर साल तो नतीजे अच्छे रहेंगे इस कंपनी के। क्वार्टर थोड़ी दिक्कत है। अब क्वार्टर दिक्कत क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मॉनसून के चलते ना इस कंपनी को काफ़ी हद तक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। जैसे कि आपकी माइनिंग जो रहती है वो कभी ना कभी हॉल्ट करनी पड़ती है, जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है उसमें तकलीफें आती है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो ओवरऑल सेल्स और मार्जिन है उन पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो दाम बढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं डिमांड भी अच्छी है, तो उसका फायदा इस कंपनी को होने वाला है। इसके लिए रेवेन्यूज जो है वो दोगुने होने वाले हैं, दोगुने से भी ज़्यादा बढ़त जो है आपको रेवेन्यूज में देखने मिलेगी। 2230 करोड़ से बढ़ के ये करीब 6738 करोड़ के आसपास आएंगे। मार्जिन जो है हालांकि 46% से बढ़ के 49% पे आएंगे, 3% के आसपास मार्जिन का भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 774 करोड़ से बढ़ के 2548 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस में स्थिरता देखने मिली आयरन ओर की, वो इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने मिले, तो उसका इम्पैक्ट शायद आपको आने वाले क्वार्टर में देखने मिले। ये क्वार्टर में लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जो है कंपनी के मार्जिन में होगी, उतनी कोई बड़ी गिरावट का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा स्टील प्लांट डीमर्जर पे मैनेजमेंट क्या कहता है, इसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो NMDC देखते हैं किस तरह का एक्शन आता है। और जो स्टील प्लांट के डीमर्जर की बात चल रही है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी है बाजार में उसको लेकर, क्या फाइनली उस पर आता है, क्योंकि कंपनी ने नोटिफाई तो उसको कर ही दिया था, पर अब वहां से जो नए प्लांट लगाने के प्लान्स हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एक्सपेंशन होगा, ये वहां पर कंपनी का क्या कहना है ये देखना जरूरी रहेगा। बाजार पर काफी एक्टिव रेडार पर रहता है NMDC। सुमित जी, आपकी लिस्ट पर भी है, एक रेंज में ही रहा है पर एटलीस्ट होल्ड आउट कर रहा है नतीजों से पहले। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स NMDC के लिए?
दीपांशु, जैसे ही मार्केट्स में रिकवरी आएगी तो एनएमडीसी अच्छा मूव दिखाएगा। मार्केट्स में रिकवरी के साथ एनएमडीसी में अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें 150 का लेवल टूटते ही 155 से 160 के लेवल देखने को मिलेंगे। मैं एनएमडीसी में बायर रहूंगा। कोई भी डीप अगर आती है 140 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 150 का पहला टारगेट, फिर 155 से 160 तक का मूव आने वाले दिनों में एनएमडीसी में देखने को मिलेगा। तो 155 से 160 का मूव आपको एनएमडीसी में आने वाले दिनों में बनते हुए दिख सकता है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। मैट्रिमनी, इस पर भी रखिए नजर। नतीजे ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं। ऑफकोर्स आने वाला समय और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा मैट्रिमनी के लिए। जिस तरह से 25 लाख शादियों की बात की जा रही है अगले एक महीने में। कामकाजी मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ का आते हुए दिखा है। मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 16.5 करोड़ का। तो मुनाफे में तो आपने बड़ी बढ़त देखी है। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी आप देख रहे हैं अच्छा प्रदर्शन रहा है, बल्कि 50% से ज्यादा कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है। आय भी 98 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। तो मैट्रिमनी यहाँ पर भी आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं नतीजों के लिहाज पर। मार्जिन्स यहाँ पर भी आपने 17.4% से बढ़कर 23.9% के मार्जिन्स आए। तो जबरदस्त एक्शन रहा है और अब आने वाला क्वार्टर और ज्यादा एक्शन में रहेगा। मैट्रिमनी.com नजर रखते हैं इस चार्ट पर। चलिए कुछ और फैक्टर्स हैं इस बाजार में। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के एक्शन के बारे में बात करने के लिए। श्रीकांत जी, जरा डीएलएफ से शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि आज कुछ ट्रेडर फेवरेट नाम हैं जो सबसे ज्यादा गिर रहे हैं इस समय। जरा डीएलएफ के चार्ट पर राय दें। 5% नीचे क्या चल रहा है इस पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे जो डीएलएफ के चार्ट पैटर्न को अगर देखते हो तो डेली बेसिस में इसने एक डबल टॉप या लोअर टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया है, और आज जैसे मार्केट में एक बिकवाली बनी है उसका प्रेशर डीएलएफ पे भी आया है, और डीएलएफ ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। 20 दिन के एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है 414 के नीचे। तो जो नेक्स्ट लेवल, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन 400 के करीब के आ रहे हैं, जो 50 दिन का एवरेज है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस और बनी रहेगी, और चूंकि मार्केट में एक सेंटीमेंट वीकनेस का बनते जा रहा है, तो जहाँ पे भी काफी ज्यादा मोमेंटम है उन सभी स्टॉक्स में हमें लगता है कि और बिकवाली बनेगी। तो करंट लेवल से अगर डीएलएफ को अगर लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो आज के जो लोज है 410 के करीब के, उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चले, और उसके नीचे जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको एग्जिट कर ले। और अगर शॉर्ट करना है तो 420 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रहेंगे 400 रुपए के। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ। 400 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर, इसके नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 480 करोड़ और हमारा अनुमान भी 480 करोड़ का था। तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है जहां तक गोदरेज कंज्यूमर की बात है। फर्स्ट कट, कुणाल जी आप चार्ट पुल अप करिए, तब तक मैं बाकी नंबर्स भी देखता हूं। 3163 करोड़ की आय आपको आती हुई दिख रही है अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर इसको देखें तो। ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर फर्स्ट कट नंबर। 480 करोड़ का मुनाफा बिल्कुल अनुमान मुताबिक आते हुए दिख रहा है, और 3163 करोड़ की आय यहाँ पर आपको फर्स्ट कट में आती हुई दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ पर रखनी पड़ेगी नज़र, किस तरह की कंपनी की कमेंट्री वहाँ पर आती है। घरेलू बिक्री जो इन्होंने अपडेट दिया था वो तो इनकी अच्छी ही रही थी, पर उसके अलावा जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो कैसी रहेगी गोदरेज कंज्यूमर की, क्योंकि कल वरुण हमें बता भी रहे थे कि थोड़ी वॉलेटाइल इनकी रह सकती है। हम अनुमान लगा रहे थे आय का करीब 3170 करोड़। तो अगेन बिल्कुल अनुमान मुताबिक आय आपको आती हुई दिख रही है। 2915 करोड़ के सामने 3164 करोड़ की आय आई है। 480 करोड़ का मुनाफा अनुमान मुताबिक 458 करोड़ के सामने। मार्जिन का फिगर और कामकाजी मुनाफा भी आपके लिए निकाल कर बताते हैं, पर तब तक कुणाल जी चार्ट पर राय गोदरेज कंज्यूमर सर। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सपोर्ट है 940 के आसपास। मुझे लगता है सबसे पहले तो देखिए नतीजों के लिहाज से कुछ नहीं करना है, रिजल्ट पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपकी पहले की पोजीशन है तो 940 का एक स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा रिएक्शन भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 940 पर बड़ा सपोर्ट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, और उसी तरह से मुझे नहीं लगता कि 990 के लेवल्स पार होंगे ऊपर की ओर, तो एक सीमित दायरे का ही कारोबार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यह है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर। वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर 4% का, तो ठीक ठाक है। कुछ ज्यादा खास वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4% की आ रही है, थोड़ी आप कह सकते हैं सुस्त 5-6% हो सकती थी, बट 4% का वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर आया है। और साथ ही आय और मुनाफा हमारे अनुमान मुताबिक है। मार्जिन थोड़े अनुमान से कम आए हैं, करीब 21.5% के मार्जिन का अनुमान था, 21% के थोड़े नीचे के ही इनके मार्जिन रहे हैं। तो हल्की मार्जिन में सुस्ती है, बट अदरवाइज अनुमान मुताबिक रहे हैं इनके नंबर्स।
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुमित जी इसका चार्ट आप पुल अप करें। वैसे तो आपसे आज सुबह भी इस पर बात हो रही थी क्योंकि नतीजे आने के बाद HAL में आप थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। आय 4,854 करोड़ से बढ़कर 5,551 करोड़ की आपको आय आती हुई दिख रही है। तो आय का आंकड़ा हमारे अनुमान से तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि हमने 4,045 करोड़ के आय का अनुमान लगाया था। तो बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन रहा है इस तिमाही में। रेवेन्यू बुकिंग अच्छी रही है। मुनाफा भी 615 करोड़ से बढ़कर 848 करोड़ का आया। हमारा अनुमान 508 करोड़ का था। तो अनुमान के मुकाबले देखेंगे तो दमदार नतीजे आपको HAL के आते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया नतीजे HAL के हैं। 14 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने ऐलान किया है। HAL, सुमित जी चार्ट्स पर अब रिएक्ट करते हुए दमदार नतीजों के बाद। दीपांशु, सुबह भी बात हुआ था और लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक पे अपना बात हो रहा है। HAL चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। सुबह भी कहा था कि 1400 तक के तो इमीडिएट टारगेट दिखाई देते हैं और 1400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो HAL में फिर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल होल्ड करके चलें। नीचे के अंदर अब जो फ्रेश सपोर्ट बन रहा है वो 1370 1375 के आसपास का बनेगा। 1400 के ऊपर क्लोजिंग आने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 1430 से लेकर 1450 तक का मूव आने वाले दिनों में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो करके चले पोजीशंस। बिल्कुल, तो होल्ड करके चलें पोजीशंस। HAL दमदार नतीजे कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक तो इनकी बढ़िया है ही, पर लग रहा है कि इस बार एग्जीक्यूशन भी शानदार आपको आते हुए दिखाई HAL की तरफ से, जिसकी वजह से स्टॉक भी इस समय पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर। HAL नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट एक बार जरा फंडामेंटल ड्राइव भी ली जाए जैन साहब की तरफ से। जैन साहब, ऑर्डर्स तो इन्हें मिले हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, ऑर्डर बुक तो अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है, बट नतीजे और स्पेशली जो एग्जीक्यूशन फ्रंट पर रेवेन्यू बुकिंग इस बार दिख रही है वो काफी मजबूत है सर। या बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक भी एक जबरदस्त सुर्खियों में रहता है। और मैं अभी एक चीज की दाद देना चाहूंगा कि हमारे चैनल में और हमारे पैनल में ऑलमोस्ट सब ने ही स्टॉक के बारे में बात की और बहुत बुलिशली व्यू दिया है और बहुत अच्छा पैसा भी बना। और रीजन ये है, देखिए एक बार जब OFS आया तो ये 1050 के लगभग OFS की प्राइस थी शायद, और उसके बाद ये नीचे गया और FNO में आने के बाद इसका नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस रहा है। और अभी भी जिस तरीके के ऑर्डर बुक है या जिस तरीके का एग्जीक्यूशन का जो आप बता रहे थे स्ट्रेंथ्स की, और सबसे बड़ी ये मतलब डिफेंस की कंपनियों में से एक है, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन, बहुत बढ़िया ग्रोथ और सारे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। और ऊपर के लेवल से देखिए वैसे भी हमें करेक्टेड लेवल से मिल रहा है। ऊपर का लेवल 1550-1600 के लगभग गया हुआ है, तो वहां से नीचे मिल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डाउनसाइड रिस्क भी मुझे कोई बहुत ज्यादा लगती नहीं है। बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जिन्होंने भी ले रखा है। ये कैश मार्केट के हिसाब से मैं राय दे रहा हूँ। बिल्कुल, फ्यूचर्स में भी अब ट्रेड करता है। और जैन साहब का बुलिश व्यू है। 8 तारीख को 3 दिन पहले अनिल जी ने भी खरीदारी की राय दी थी 1350 के लेवल पर। 1375 के टारगेट्स आ गए थे, 1400 का दूसरा टारगेट हिट हुआ है और पोजिशनली तो अनिल जी ने कहा है कि ये 1700 तक भी जा सकता है। पर आज नतीजों के दम पर HAL पर है दमदार रिएक्शन इस समय। पर आइए अपनी दमदार कॉल्स लेकर भसीन साहब हैं तैयार। स्वागत करते हैं भसीन के हसीन शेयर्स। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है भसीन साहब। सबसे पहले तो एक बार जरा बाजार पर भी दें अपनी राय। आज के गिरावट को कैसे देख रहे हैं? वीकली एक्सपायरी का प्रेशर है या फिर थोड़ा और एक्शन है सर? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए डबल चीज है दीपांशु, एक तो वीकली एक्सपायरी प्लस FIs हैव बीन सेलर्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज और कोलैटरल रिस्क है, बिकॉज इफ बॉन्ड यील्ड्स गो अप इन द US देयर विल बी सम मनी व्हिच विल गो बैक। बट हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इज वेल कंट्रोल्ड। द RBI गवर्नर हिमसेल्फ इज सेइंग दैट except for crypto the other markets are very well organized, or I am extremely positive ke inflation is a transient factor and uska sooner rather than later there will be. So I think this is a good time to buy stocks where you have conviction, but जैसे आपको कहा volatility is the key if you can hold the trend. तो मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और आपको अपडेट भी दे दूं, M&M और ACC दो तीन दिन से आपको मैं कह रहा था, देखिए आज भी न्यू हाईज मार रहे हैं। तो जो वीकनेस ऑटो में मेटल में आएगी वो पावर प्रोड्यूसर्स, ऑटो और कमोडिटीज के जो यूजर्स हैं, एंड यूजर, उनके लिए बहुत अच्छी है। 2 बाइज 1 सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर बताएं। तो देखिए पावर में आपको बताऊं तो सबसे अच्छे एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे पे होल्डिंग है ABB और थर्मैक्स। और देखिए उनके रिजल्ट दीपांशु बेस्ट एवर रिजल्ट आ रहे हैं।
तो पावर प्रोड्यूसर्स में तो कोई दो राय नहीं कि एनटीपीसी इज गोइंग टू रूल द रूस्ट। वॉलेटिलिटी है, लेकिन आप 35-36 पे मिस मत कीजिए। एलएनटी का एनटीपीसी का भाव है वैसे तो 175 जाएगा, लेकिन आज के लिए कॉल है 35.5 में लीजिए। 3250 का स्टॉप लॉस है, 143 का टारगेट। और एनटीपीसी पे मैं आपको डिस्क्लोजर बोलता हूं कि यू विल नॉट 10,000 मेगावाट का और 10,000 करोड़ कैश पट है, इससे अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती, इससे वेल रन। और इस समय जो पावर की आउटपुट और कंजम्पशन है, इट इज एट द हाईएस्ट। दूसरा बाय है आईओसी आज एक्स डिविडेंड हुआ है, और मुझे लगता है जो भी एथेनॉल पे भी आएगा, आईओसी वॉल्यूम्स आर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट। तो 32.5 में लीजिए। ये 5 रुपए एक्स डिविडेंड हुआ है, तो तभी आज दिख रहा है आपको डाउन, बट फ्यूचर में 32-32.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 30, टारगेट ऑफ 38 एंड देन 40। और सेल में है ओएनजीसी, रिजल्ट्स आर टुमारो और एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन, और रिजल्ट्स पे सेलिंग आती है। 52, 52 में बेचिए। 55.5 का स्टॉप लॉस है, 146 का टारगेट। ओके, तो एक सेल कॉल और 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। एक बार कॉल्स में आपको बता दूं, सेल कॉल है ओएनजीसी, बिकवाली करके चले, 151 के लेवल पर है फिलहाल, 146 का टारगेट है, 155 का स्टॉप लॉस। इसके साथ आईओसी, इस पर करनी है खरीदारी, 132 के लेवल्स पर खरीदे, 138, 140 के टारगेट, स्टॉप लॉस 130। और एनटीपीसी, यहां पर भसीन साहब का कन्विक्शन है 136 के लेवल्स पर, 143 का टारगेट, 132 का स्टॉप लॉस। तो लगभग सिमिलर लेवल्स पर है तीनों स्टॉक, पर ओएनजीसी को बेचना है, उसके सामने खरीदना है आपको एनटीपीसी और आईओसी। बाजार की वीकनेस है, इंडेक्स पर एक दमदार रणनीति लेते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है। जो ट्रेड है ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। 38,600 की पुट ऑप्शन लेंगे बैंक निफ्टी की, जो मुझे 101 रुपए में मिल रही है अभी। 38,600 की पुट ऑप्शन है, इसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का और टारगेट होगा 200 रुपए का। यानी कि जो 38,600 की पुट ऑप्शन है यहाँ से डबल हो सकती है, मगर स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्ट रखना है 50 रुपीज का, क्योंकि आज का जो लो है वो 65 का है। अगर 50 के नीचे जाता है तो फिर रिस्की हो सकती है। और वेयर एज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में बैंक निफ्टी में सेलिंग आनी चाहिए, जिसमें ये 200 रुपए की हो सकती है। तो ये हम बैंक निफ्टी की 38,600 की पुट ऑप्शन लेने की सलाह। ओके, तो क्लियर लेवल्स हैं 38,600 की पुट ऑप्शन, कॉल नहीं पुट ऑप्शन खरीदने हैं 38,600 की। यहां से और प्रेशर देख रहे हैं नितिन जी, 38,600 की पुट खरीदें, 100 रुपए पर खरीदें, 50 का स्टॉप लॉस, 200 का आपका टारगेट, 1:2 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस पर बैठता है। एक्सपायरी किन लेवल्स पर देख रहे हैं नितिन जी? देखिए, बैंक निफ्टी की या निफ्टी की एक्सपायरी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 17,800 की तरफ हो सकती है निफ्टी की, या क्लोजिंग में एक सेलिंग भी दिख सकती है। वेयर एज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 38,500 के नीचे होनी चाहिए। 38,500 पे सपोर्ट है, बट वो लग रहा है कि टूट जाएगा, और 38,400 की तरफ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, और निफ्टी की एक्सपायरी 17,800 के नीचे हो सकती है। तो 17,800 के नीचे निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, 38,500 के आसपास ये बैंक निफ्टी, देखते हैं एक्सपायरी पर ये लेवल होल्ड करता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आइए एक बिगुल मुदित जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सर। दिपांशु, हम देख रहे हैं मार्केट में तो नो डाउट करेक्शन बढ़ रही है, लेकिन बी कैटेगरी ऑफ आईटी स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर बात करेंगे, माइंडट्री डे हाई के पास ट्रेड हो रहा है, कोफोस डे हाई के पास ट्रेड हो रहा है, एलएनटी इन्फोटेक डे हाई के पास ट्रेड हो रहा है। तो उसी में से एक स्टॉक मेरे को समझ में आ रहा है, एलएनटी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, एलटीटीएस। यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 5110 सीएमपी है, यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 5160, 5160 पहला टारगेट होगा, इसको ब्रेक किया 5190 तक के अपसाइड मूव एलटीटीएस में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5080 का। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इस स्टॉक में कोई भी मेजर करेक्शन नहीं नजर आता, जहां मार्केट में वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। ये स्टॉक अपने बाई रेट को होल्ड कर पाता है, और जिस तरह के ओआई डाटा बने हुए हैं, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट ये काउंटर नजर आता है। तो मेरे हिसाब
हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 5160 और 5190 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन के अंदर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5080 का। वीक बाजार में बाय कॉल आती हुई दिख रही है इस समय। L&T टेक, इस पर करके चलें खरीदारी, यहां पर एक्शन बनेगा। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंडेक्स लेवल पर मत जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए। M&M यहां पर थोड़ी रिकवरी के आसार आ रहे हैं। टाइटन यहां पर थोड़ी खरीदारी आ रही है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये निचले स्तरों से स्मार्टली रिकवर करके फिर से गिरा था, अब वापस थोड़ी रिकवरी की कोशिश रिलायंस भी आपको इस समय करते हुए दिख रहा है। तो थोड़े स्टॉक्स हैं जो निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं। अब देखते हैं ये कितनी सस्टेनेबल रिकवरी है। पर तब तक एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर में बिकवाली की राय है, बेचने की राय है लॉरेस लैब पर। लॉरेस लैब के अंदर देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के बाजार में भी गिर रहा था और अब इसके अंदर एक नेकलाइन टूटी है। नेकलाइन टूटने के साथ साथ एक बड़े वाला नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो चार्ट कॉर्नर पिक है सेल लॉरेस लैब। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है दीपांशु इन स्तरों पर। यहां शॉर्ट करने की हमारी राय है। एक स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख करके ट्रेड करें। यहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा 465 रुपए पर। 465 के स्टॉप लॉस से सेल करना है लॉरेस लैब्स। पहला टारगेट होगा 440 रुपए का, ये लेवल टूट गया तो सीधा 420 पर अगला सपोर्ट है। तो 420 तक फिसलता हुआ नजर आ रहा है लॉरेस लैब्स। काफी लॉन्ग पोजीशंस यहां अनवाइंड के होने हैं, तो इन स्तरों पर हमारी बिकवाली की राय। ओके, तो लॉरेस लैब्स पर बिकवाली की राय इस समय राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। नजर रखते हैं कैसे रहेंगे ये काउंटर्स। आइए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके आने वाले हैं नतीजे और आज थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जानते हैं कुशल से कैसे रहेंगे इसके नतीजे। कुशल बताइए। देखिए, कमजोरी जो है वो पर्टिकुलरली आई थिंक मार्जिन की वजह से ही बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बट लार्जली अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ आप देखिए, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द रोड टायर जो है इनके, वहाँ पर अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई दिखी है। और एग्री मार्केट के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी बेहतरीन सेल से 25% की वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जिस वजह से 27% आय बढ़कर 2000 करोड़ पर रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह से 34% से घटकर 30% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर सकती है और इसका इवेंचुअल इंपैक्ट कंपनी के मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा। टॉप लाइन तो 27% बढ़ेगी, पर मुनाफा 17% बढ़कर 400 करोड़ पर रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। बट डेफिनेटली जिस तरह का मार्जिन फॉल होता हुआ दिखा है, कंपनी मार्जिन को लेकर क्या कहती है और साथ ही आगे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उस पर प्राइसिंग एक्शन अगर कुछ आता है या कुछ लेने की संभावनाएं लगती हैं, उस पर हमारा आउटलुक जो है काफ़ी अहम रह जाएगा इनकी कॉन कॉल और कमेंट्री में। तो देखते हैं कमेंट्री और कॉन कॉल कैसी रहती है कंपनी की। थोड़े मिले जुले इनके नतीजे रह सकते हैं। श्रीकांत जी, चार्ट पर कोई राय सर? आज बड़ा ब्रेकडाउन है बालकृष्ण में। तो एक फॉर्मेशन काफी क्लियर है कि अगर इनमें अगर कोई भी अगर निगेटिव न्यूज आ रही है या तो अगर शायद कोई भी सेक्टर के लिए कोई अगर निगेटिव न्यूज आ रहा है तो उसमें हमने एक बड़ी बिकवाली देखी है और ये ट्रेंड हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो काफी अच्छा एक प्रॉफिट टेकिंग का एक दौर चल रहा है और मुझे लगता है कि इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा हुआ है 2450 के करीब। तो जो नेक्स्ट लेवल्स है वो तकरीबन है 2300 से लेकर 2250 के। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसे कम करके या तो रिड्यूस कर लें या तो एग्जिट कर लें, क्योंकि 2250 के स्तर शायद ये आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो यह है आपके लिए बालकृष्ण, कमजोरी दिखा रहा है इस समय काउंटर। कैश का ऑप्शन, आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या कर रहे हैं इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप। दीप, एक कॉन्ट्रा बैट लेना चाहूंगा मैं निफ्टी में। 17,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है 176 पर। यहाँ पे आप 125 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे 225 और 255 ये दो टारगेट्स होंगे, बट ये है 18 नवंबर की एक्सपायरी का, आज का नहीं। सो 18 नवंबर की एक्सपायरी का 17,800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। जो हिसाब से निफ्टी ने 17,800 पे एक सपोर्ट लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस आएगा। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है
until unless we don't see a close above 18,100, दीपांशु मैं कहूंगा कि ये साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। बट ये लेवल से मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,925 950 स्पॉट में देखने मिल सकते हैं, निफ्टी में बाउंस देखने मिल सकता है जब तक 17,800 के लेवल होल्ड करते हैं। तो 125 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 225 255 ये दो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे एक बाउंस बैक की उम्मीद में है ना, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि आप ये रेकमेंड करूंगा मैं। सो दे कैन टेक अ कॉन्ट्रा बैट गोइंग लॉन्ग वाया 17,800 कॉल ऑप्शन। ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी की है, ना कि आज की, पर थोड़ा यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करें। अगले हफ्ते 17,800 की कॉल खरीद कर जाएं, ये राय आ रही है जय की तरफ से। 225 और 255 के टारगेट्स के लिए 125 का होगा स्टॉप लॉस आपके लिए। इस समय जय की तरफ से ये राय आ रही है। भारत डायनामिक्स, इसके भी नतीजे आ रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स दोनों HL, भारत डायनामिक्स साथ में नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 26 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। दमदार परफॉर्मेंस मुनाफे के फ्रंट पर, आय में भी हमने अच्छी बढ़त इनकी आती हुई देखी है। कामकाजी तौर पर भी नतीजे इनके अच्छे ही रहे। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो दमदार रही है। 280 करोड़ से बढ़कर आय 503 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। तो जबरदस्त इजाफा आपने आय में देखा है। मुनाफा 64% बढ़कर आया है भारत डायनामिक्स का इस समय, और स्टॉक भी इसलिए रिएक्ट कर रहा है। तो बढ़िया नतीजे कुणाल जी। HL के बाद अब भारत डायनामिक्स के भी अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। भारत डायनामिक्स की चार्ट कैसे लगते हैं सर? देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु। स्टॉक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस की तुलना करें बाकी बाजार से, तो आप देखें कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक कंजेशन मुझे दिखता है 450 रुपए के आसपास। 450 का लेवल निकाल जाए तो स्टॉक में आपको एक नया मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में देखिए बिल्कुल जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदारी की सोच रहे हैं तो 450 का ब्रेकआउट आ जाने पर फिर से खरीदारी कर सकते हैं, और मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली आपको 500 रुपए के आसपास ट्रेड होता दिखाई देगा। तो 450 के ऊपर नई खरीद की राय। 52 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ का आपने 52 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ का आपने कामकाजी मुनाफा भी देखा है। बट हाँ, मार्जिन परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रही है। 18.85% से घटकर मार्जिन करीब 13% के आए हैं। तो वही कहानी जो हर कंपनी में हम देख रहे हैं, मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा है, पर उसके अलावा आप देख रहे हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। मिंदा इंडस्ट्रीज, यहां पर भी आप अच्छे नतीजे आते हुए देख रहे हैं। इस समय मुनाफा 86 करोड़ से बढ़कर लगभग 95 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। मिंदा इंडस्ट्रीज के लिए भी लगातार बैक टू बैक नतीजों का आपको यहां पर सीजन बन रहा है। और कुछ और ऑटो कंपनीज के नतीजे भी आने वाले हैं जिस पर बात करनी है कुशल के साथ। आय मिंदा इंडस्ट्रीज के देखें तो 1632 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ से ज्यादा की इसकी आय भी आपको आती हुई दिखी है। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है। स्टॉक थोड़ा आज बाजार की मूड माहौल को देखते हुए सुस्त आपको जरूर दिख रहा है जहां तक मिंदा इंडस्ट्रीज का सवाल है। पर आइए, ऑटो कंपनीज की बात निकली है तो भरपूर ऑटो कंपनीज के आने वाले हैं नतीजे। टू व्हीलर की दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प, कैसे रहेंगे इसके नतीजे, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल वॉल्यूम पर यहाँ पर आपको 21% की गिरावट होती हुई दिखी है, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे आपको आय पर आता हुआ नजर आएगा। और करीब 15-16% गिरकर 7,900 करोड़ रुपए का हम अनुमान करके चल रहे हैं कि इनकी जो है रेवेन्यू आती हुई नजर आएगी। इसका क्लियर कट इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पर होगा। 13.7% के मुकाबले 11.9% की मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है। और डेफिनेटली जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, इट्स जो कॉमन फैक्टर है अक्रॉस, अगर आप जितने भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर कंपनियों की बात करें तो ये इसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है वो मार्जिन्स पर हर एक कंपनी पर आ रहा है, और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है मुनाफे पर आ सकता है। और 28% की गिरावट के साथ 685 करोड़ पर अब कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। बट डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक ईवी प्लान्स हैं, आप देखिए सभी कंपनियां जो हैं ईवी पर अपना फोकस बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। उसको लेकर कंपनी का क्या कहना है, इन्होंने गोगोरा नाम की एक कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक प्लान जो है उसको इनिशिएट किया था, तो उस पर क्या अपडेट है वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। एंड डेफिनेटली मार्जिन्स को लेकर कंपनी आगे क्या कमेंट्री करती है, कॉस्ट इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली उसको लेकर, वहां पर हमारी नजर जो है बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मिंदा इंडस्ट्रीज। इस पर सॉरी माफ कीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प। मिंदा इंडस्ट्रीज के तो नतीजे अभी आए थे, बट हीरो मोटोकॉर्प जिसके नतीजे आए हैं आएंगे कल। जैन साहब कोई राय, क्योंकि टू व्हीलर्स पर थोड़ा कंसर्न रहा है। टीवीएस तो ऑफकोर्स थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग और ईवी कारोबार की वजह से एक्शन में रहा है, बट कंसर्न्स हैं सेल्स को लेकर हीरो मोटोकॉर्प की भी, और सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है बाकी टू व्हीलर्स के मुकाबले ये काउंटर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए इस कंपनी में वैसे बहुत बुलिश रहता था पूरा सेगमेंट पे, बल्कि
और कंपटीशन है अच्छा खासा, और ये तीनों चारों जो प्लेयर्स है बहुत गजब के प्लेयर्स हैं। और उनमें से देखिए बजाज ऑटो और टीवीएस ने सर्टेनली आउट परफॉर्म किया, और टीवीएस का भी ई मोबिलिटी को लेकर न्यूज था। तो बट समहाउ पता नहीं ये कंपनी जो एक अपनी जो पास्ट में जो ये लीडरशिप को मेंटेन करते हुए आ रही थी नंबर ऑफ व्हीकल्स को लेकर, और वो वहां पे अब कहीं ना कहीं ट्रैक्शन कम होने लगा है। तो हीरो मोटो को अब समहाउ जिन लेवल्स पे मैं यही कहूंगा कि होल्ड करके रखें। बाकी बहुत सही है कि ये लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इनके क्या कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर मार्केट पूरी नजरें बनाई हुई है। बाकी पिछले कुछ क्वार्टर से कोई भी चीज एक्साइटिंग हुई नहीं है कि जिसकी वजह से मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा कोई इसमें तोड़ फोड़ तेजी आ जाएगी। बट यस, जो लेवल्स है यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है। अब जो होगा जितना बुरा होना काफी हद तक डिस्काउंटेड है। बट आई विल बी वेरी बुलिश ऑन बजाज ऑटो एंड टीवीएस अगर इस कंपैरिजन में अगर बात। बजाज ऑटो टीवीएस ज्यादा बेहतर विकल्प लग रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प अच्छी बात है कि नतीजों के पहले स्टॉक ने कुछ नहीं करा है, तो कोई अगर पॉजिटिव सरप्राइज आए तो फिर एक्शन में आ सकता है स्टॉक। बट वैसे कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस रहने नहीं वाली है हीरो मोटो की तरफ से, तो एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज्यादा खास नहीं है इस कंपनी की तरफ से। नजर रखेंगे हीरो मोटोकॉर्प पर आइए एक पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही देने के लिए तैयार है राकेश जी, कुणाल जी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। दीपांशु, ये खरीदारी की राय है, स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा हमारा पिक ऑफ द डे और इस पे खरीदारी की राय है। सुबह से देखिए निफ्टी वीक है, एक तो वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ स्ट्रांग है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन डेली चार्ट पे विजिबल है, और जिस तरीके से ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, ये स्टॉक एक ब्लास्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरिए से बढ़िया है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, करेक्शन पूरा हो चुका है और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो जीएमआर में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस यहां पर रखें 42.75 पर, 42 रुपए 75 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 44 रुपए 50 पैसे का 44 हाफ का, इवेंचुअल टारगेट होगा 45 रुपए 50 पैसे का 45 हाफ का। 44.50 45.50 ये दो टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको जीएमआर इंफ्रा में करनी है खरीदारी। आज वीक बाजार में काउंटर थोड़ा होल्ड आउट भी आपको करते हुए दिख रहा है। देखते हैं जीएमआर इंफ्रा यहां से कैसा मूवमेंट दिखाता है। थोड़ी खरीदारी मेटल्स में आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को दोनों एक्टिव दिख रहे हैं। टाटा स्टील के साथ साथ इन दोनों काउंटर्स में भी आपको थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। तो मेटल्स ही हैं जहां पर आपको हल्का सा खरीदारी का एक्शन दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी मूव आ रही है। एमसीएक्स नीचे से रिकवर होते हुए दिख रहा है। वर्लपूल लगातार 2-3 दिनों से ये होल्ड आउट कर रहा है, अच्छी मूव के साथ कंसोलिडेट हुआ, गिरा नहीं। अब लग रहा है कि फिर से थोड़ी एक्शन के लिए दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर थोड़ा एक्शन आप आते हुए दिख रहे हैं, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में ही है ये काउंटर भी। तो हल्की हल्की खरीदारी चुनिंदा काउंटर्स में आ रही है। अब देखते हैं ये कितनी सस्टेनेबल है कि नहीं। इंडिया सीमेंट्स ये भी एक काउंटर है जहां पर थोड़ा एक्शन बन रहा है। श्रीकांत जी जरा इंडिया सीमेंट्स के चार्ट पर राय दें। नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन आया था, आज थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है। कोई राय इंडिया सीमेंट्स पर? बिल्कुल। तो इनफैक्ट दीपांशु अगर इसके वीकली मंथली चार्ट को देखते हो तो इसने काफी अच्छे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था और उसके बाद इसमें एक बिकवाली बनी थी। लेकिन अगर इसके ओवरऑल लॉन्गर ट्रेंड को देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और एवरी डीप मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब इसमें बाइंग भी बनेगी। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो 212 या 213 के लेवल्स है इसे करंट लेवल से ही बाय किया जा सकता है और 202 जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल से उसे एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के चले। इसने 2017-2016 के स्विंग हाई को क्रॉस किया है, तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले शायद कुछ हफ्तों में ये 270 या 275 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एक पोजिशनल बेट बिल्कुल है, करंट लेवल से इसे बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स इस पर भी रखनी है आपको नजर रखिए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। निफ्टी भी 17,850 के ऊपर आया है। इस बीच पीरामल एंटरप्राइजेस के आपके नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 419 करोड़ का है, हमारा अनुमान 599 करोड़ का था, तो अनुमान से तो काफी खराब मुनाफे का फिगर आया है। और
628 करोड़ से गिरकर आप मुनाफा 419 करोड़ का आते हुए देख रहे हैं। तो गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा है ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो दोनों तरफ से वीकनेस दिख रही है। एक तो अनुमान 599 करोड़ था, उसके सामने 419 करोड़ है, और फिर अगर आप देखें तो 628 करोड़ से गिरकर 419 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। करीब 3100 करोड़ की आय का हम अनुमान लगा रहे हैं। पिछले साल 3300 करोड़ की इनकी आय थी। तो देखते हैं आय के फ्रंट पर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। DHFL का इंटीग्रेशन भी हुआ है, तो वहां से क्या कहना है मैनेजमेंट का, क्या हुआ है कंपनी में, ये भी जानना जरूरी रहेगा। बट फर्स्ट कट मुनाफा डिसअपॉइंटिंग रहा है पीरामल एंटरप्राइजेस का, और उसका रिएक्शन आप स्टॉक पर भी आते हुए दिख रहे हैं। 4% नीचे इस समय पीरामल एंटरप्राइजेस आपको आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, आप चार्ट भी पुल अप करिए पीरामल एंटरप्राइजेस के, क्योंकि आपकी भी राय जाननी पड़ेगी जिस तरह से अब नतीजों के बाद स्टॉक में आप ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं पीरामल एंटरप्राइजेस पे। 3301 करोड़ से घटकर आय 3105 करोड़ की आय है। हमारा अनुमान भी लगभग इसी के आसपास था। तो आय अनुमान मुताबिक है, थोड़ी गिरी जरूर है, बट जितना अनुमान लगाया था उतनी ही आय आई है। मुनाफे पर थोड़ा और डिसअपॉइंटमेंट है। कुणाल जी, पीरामल एंटरप्राइजेस। देखिए, एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है क्लियरली नतीजों के बाद दीपांशु, और ये जो मेजर सपोर्ट था 2750 रुपए का, वो वायलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और अब यह स्टॉक जो है वो 2650 के लेवल्स के आसपास सपोर्ट पाएगा। तो इन स्तरों से भी 40-50 रुपए की तो सीधी गिरावट संभव है, और उसके बाद भी सपोर्ट नीचे दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल एक बार के लिए जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ली हैं नतीजों के मद्देनजर, एक बार पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए। इन स्तरों पर अगर आप थोड़ा जोखिम लेने वाले ट्रेडर हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी खोल सकते हैं। लेने वाले ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशंस भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 4-4.5% नीचे है, बट नतीजों का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट पीरामल की तरफ से आपको आते हुए दिखा है, और इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक पर भी इस समय प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। करीब 6% की गिरावट है इनकी आय में फिलहाल। अन्य आय ये हालांकि बढ़कर आई है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, 37 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ की अन्य आय है ये, पर उसके सामने भी आप देख रहे हैं कि मुनाफे में गिरावट आती हुई दिखी है। तो पीरामल एंटरप्राइजेस, बाजार इसके नतीजों से खुश नहीं होगा। चलिए, नतीजों का है सीजन, और अशोक लेलैंड इसके भी आने वाले हैं नतीजे। अनिल जी के कन्विक्शन पर भी रहा है ये काउंटर। कैसे रहेंगे अशोक लेलैंड के नतीजे, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल, और कन्विक्शन हो भी क्यों ना। इनफैक्ट दीपांशु, अगर आप देखें तो जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है ना, वहां पर काफी दमदार प्रदर्शन हमें पूरे जुलाई से सितंबर जो क्वार्टर रहा है वहां पर देखने को मिला है, और इसका क्लियर कट जो इंडिकेशंस है वो अशोक लेलैंड के नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले आप आय को देखिए, 64% बढ़कर 4650 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है, क्योंकि खासकर अगर आप LCV वॉल्यूम देखें तो वहां पर 70% की ग्रोथ, और MHCV में करीब 78% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट कंपनी की आय पर आता हुआ दिखेगा। कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और भी बेहतर है। कामकाजी मुनाफा 112% की ग्रोथ है, 80 से बढ़कर 170 करोड़ पर आ सकती है, और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है 2.8% के मुकाबले अब 3.7% की मार्जिन्स कंपनी जो है दर्ज कर सकती है। तो डेफिनेटली रियलाइजेशंस में सुधार आए हैं, तो इसका क्लियर इम्पैक्ट आपको कंपनी की मार्जिन्स पर आएगा। और नेचुरली कंपनी का जो घाटा है पिछले साल का 147 करोड़ का, वो अब रिड्यूस होकर केवल 55 करोड़ रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हर एक फ्रंट पर कंपनी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल, तो बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। और ईवी कारोबार में तो इनके भी बड़े प्लान्स हैं कुशल। डेफिनेटली इनकी ईवी कारोबार में काफी प्लान्स हैं, और LCV में तो लगातार ये लॉन्चेस करते जा ही रहे हैं, और वहां पर भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। तो चलिए, अशोक लेलैंड नतीजे तो अच्छे रहने चाहिए। अब देखते हैं मार्जिन्स पर इनका क्या हाल रहता है। मुदित जी, अशोक लेलैंड की चार्ट पर कोई राय? सर, गिरावट है पर वैसी नहीं जैसे हम बाकी स्टॉक्स में आज देख रहे हैं। इसमें यही कहेंगे कि यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। जब तक ये काउंटर 140 के लेवल को होल्ड करता है तब तक यहाँ पर भी होल्ड करके चल सकते हैं। बाय करने की सलाह देंगे। अब की बार जैसी 151 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वहाँ पर अग्रेसिव होकर बाय करके चलेंगे। 162 165 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। हाल फिलहाल होल्ड करके चलेंगे 140 के SL के साथ। तो यह है आपके लिए अशोक लेलैंड, जिस पर आपको रखनी है नजर। कुछ दिन पहले अनिल जी ने खरीदारी की भी राय दी थी, अच्छे मोमेंटम में आया, आज थोड़ा बाजार के साथ गिर भी रहा है, बट वापस रिकवरी की भी कोशिश करते हुए दिख रहा है काउंटर। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय।
दीपांशु, आईटी दिग्गज टीसीएस में एक बाउंस बैक की उम्मीद है। इसका 3500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 55 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, अभी 55.20 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाना होगा आपको 35 का, तो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट रहेगा 35 का। सो करीब करीब 20 रुपए 20 पैसे का एक रिस्क है। 150 का एक लॉट साइज है, तो आपका 3000 के करीब करीब एक रिस्क होता है। ऊपर में जो टारगेट इसके बन रहे हैं, वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 85 का, 85, सेकंड टारगेट बनेगा 110 का। 85 एंड 110 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे टीसीएस का 3500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से लगभग 61% रिट्रेसमेंट से स्टॉक ने रिवर्सल दिया आधी चार्ज पर, 61 to 78% रिट्रेसमेंट से प्रीवियस मूव क्लियरली एक बाउंस बैक देखने मिला था। डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर दे चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से स्टॉक में अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमें देखने मिल सकती है। ऊपर में जो स्पॉट लेवल्स में देख रहा हूँ 3560 से लेकर 3590 है। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3476 के आसपास। तो करीब करीब दीपांशु मैं समझता हूँ कि 100 से लेकर 125 पॉइंट की एक मूव ऊपर की तरफ, दैट इज नियरली अराउंड 3 to 4% की मूव स्पॉट में देखने मिल सकती है। अगर वो होता है तो आई थिंक इसके जो रेट्स है वो 85 से 110 हमें देखने मिल सकते हैं। सो टीसीएस का 3500 का कॉल खरीदे जा सकते हैं। ओके, तो 3500 का कॉल खरीदना है टीसीएस का। आईटी पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर रिवर्सल के साइंस सबसे पहले यूजुअली आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। एलएनटी टेक पर अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी भी खरीदारी की राय दे रहे थे। टीसीएस पर जय की राय आई है। माइंट्री पर भी हम थोड़ा सा एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा ही एक्शन है, बट एटलीस्ट एक्शन तो है इस वीक बाजार में। तो थोड़े थोड़े आईटी काउंटर्स इस समय बाजार को सहारा देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पर एक काउंटर जहां पर आपको लगा है अपर सर्किट, दमदार एक्शन, नाहर पॉली। आज सुबह ही जैन साहब बात भी कर रहे थे, जैन के जेम्स में उन्होंने रेकमेंड भी किया था, और तब से अब तक जैन साहब जबरदस्त एक्शन अपर सर्किट पर, नाहर पॉली सर। थैंक यू दीपांशु जी फॉर पॉइंटिंग इट आउट। इनफैक्ट अपर सर्किट और सुबह से ही नीचे आया ही नहीं, और नॉन स्टॉप 252 रुपए से बोलना जो शुरू किया था, और धीरे धीरे करते करते 262-60 के लगभग था। और अभी देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सस्ता है वैल्यूएशंस के लिहाज से। और जिस तरीके से ये सारी जो पॉलीफिल्म्स, पैकेजिंग वाली, बीओपीपी वाली कंपनियां जो कर रही है, यूफ्लेक्स है, पॉलीप्लेक्स है, सब की हमने बात भी की है चैनल पे, और भी एनालिस्ट ने, पैनल वालों ने, सबने जिक्र किया उसके बारे में। और नाहर पॉली में अभी भी लगता है कि जिस तरीके का इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स है और जो वैल्यूएशंस है, ये बहुत सस्ते हैं। मुझे लगता है यहाँ से आराम से, हालांकि मैंने टारगेट 290-320 के दिए हैं, जो कि लगता है कि आने वाले दिनों में आराम से अचीव होगा। सो जिन्होंने लिया है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे स्टॉक को, मुझे काफी पोटेंशियल दिखता है। तो ये है आपके लिए नाहर पॉली। जैन साहब के जेम्स में उन्होंने ऑफ कोर्स 290-320 के टारगेट से रेकमेंड किया था। आज तो मौका चला गया, बट नजर रखिए रेडार पर अपने, और अगर किसी दिन वीकनेस दिखे, जैसे आज बाजार में एक अन्य स्टॉक्स पर है, तो ये आपके लिए एंट्री का अच्छा मौका भी इस पर बन सकता है। नजर रखिए कुछ और काउंटर्स पर जहां पर मोमेंटम बन रहा है। एक तो एमसीएक्स पर खरीदारी है। कल जब हमने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआईज की एंट्री अलाउ हो सकती है खबर आपको बताई थी, तब से स्टॉक एक्शन में है, अभी भी स्पाइक कर रहा है। और आईईएक्स, इस पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। सुमित जी, आईईएक्स अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है, एमसीएक्स आईईएक्स दोनों पर। आईईएक्स पर क्या करना है सर? 790 का लेवल होल्ड करें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, आईईएक्स और एमसीएक्स दोनों के अंदर मोमेंटम बना है। तो आईईएक्स के अंदर यहाँ पे जैसे ही कल का हाई ब्रेक होगा 798 यानी 800 रुपए का, तो उसके बाद अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिर 2-4 दिनों के अंदर ही 830 से 840 तक के लेवल आईईएक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके, तो आईईएक्स इस पर आपको रखनी है नजर। आइए चलते हैं मुदित जी के पास, उनकी एक कॉल तैयार है, बीटीएसटी। बताएं मुदित जी। देखिए दीप, जब आईटी का स्टॉक मैंने शेयर किया था तब निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट डाउन था, और हमने यही कहा था कि आईटी के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डे हाई के पास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने एलटीटीएस पर बात करी थी, वहां से करीब करीब 40 रुपए की चाल एलटीटीएस में नजर आई है। तो उसी का एक और काउंटर जहां पर बढ़िया बाइंग देखने को मिली है, एक बढ़िया ब्रेकआउट नजर आया है। एलएनटी इन्फोटेक को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 6920 यहाँ पर सीएमपी है, यहाँ पर बाय कीजिए। हो सकता है आज के सेशन में एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले 15-20 मिनट के अंदर, और नहीं तो अगर बीटीएसटी भी करके जाना है तो बीटीएसटी करके जा सकते हैं। पहला टारगेट बड़े टारगेट हैं 7050, 7050 तक के अपसाइड मूव एलएनटी इन्फोटेक में नजर आएंगे। बिल्कुल अभी की अभी बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 6920 का।
69.20 का स्टॉप लॉस है। खरीदारी करके चलनी है आपको L&T इन्फोटेक। L&T टेक के बाद अब L&T इन्फोटेक इस पर आ रहा है भरोसा मोदी जी का। तो नजर रखिए, सबसे पहले रिकवरी के आसार हमेशा आईटी से ही आते हैं और आज आईटी ही आपको क्लोजिंग के समय रिकवरी के आसार दे रहा है। इतनी भी जबरदस्त रिकवरी नहीं है कि इंडेक्स का मूड माहौल चेंज कर सके, बट निफ्टी पर रखिए नजर, क्योंकि निचले सिरों से लगभग 80-90 पॉइंट्स की रिकवरी आपको निफ्टी पर आती हुई दिखी है। तो ये एक अच्छा संकेत है। जिस तरह से आज 17,800 के लेवल के नीचे थोड़ी देर के लिए निफ्टी गया था, वहां से रिकवर करके एटलीस्ट 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। अनिल जी भी सुबह कह रहे थे 17,925 के ऊपर की ठीक ठाक क्लोजिंग रहेगी, 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक रहेगी, तो एटलीस्ट उसके ऊपर के ही क्लोजिंग के आपको आसार दिख रहे हैं। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। बैन से बेनिफिट, और आज हम आशीष के पास नहीं जाएंगे क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है। कल जो 4 स्टॉक्स बैन में आए थे वो बने रहेंगे, जो 3 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में थे वो भी बने रहेंगे। तो जो 7 स्टॉक्स बैन में है सबके सब बने रहेंगे, क्योंकि पोजीशनिंग देखिए 102% है BHEL पर, सन टीवी 95%, सेल 95%, उसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये दोनों 92% पर है। नतीजे भी आने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के। एस्कॉट्स 89% पर है और PNB 87% पर है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बैन में हैं, बैन में बने रहेंगे, बाहर इनमें से कोई नहीं आने वाला है। अच्छी खबर यह भी है कि फ्रेश एंट्री भी किसी स्टॉक की नहीं होने वाली है। तो कल 7 के 7 स्टॉक्स जो आज बैन में है वही कल के ट्रेड में भी बैन में रहेंगे। चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 223 रुपया। स्टॉक का नाम है BEL। 223 रुपया 25 पैसा अभी भाव है। BEL के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गिरावट के अंदर BEL ने 2 रुपया भी माइनस नहीं दिखाया है, यानी BEL एक पॉजिटिव काउंटर है और यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। कल और अगले हफ्ते के लिए BEL में खरीदारी करें। 218 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे ही ऊपर में 224 का लेवल निकलेगा, 230 रुपए से लेकर 235 रुपए तक का मूव BEL के अंदर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। 218 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 230 रुपए से लेकर 235 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। रेटेड स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि HAL के आए दमदार नतीजे, उसके बाद भारत डायनामिक्स के आए बहुत ही अच्छे नतीजे, और अब BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको एक्शन में दिखा रहा है। हालांकि इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो नजर रखिए, इस स्पेस पर एक्शन में आ रही है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। यहां पर आप 8% का उछाल देख रहे हैं। मजगांव डॉक, इसके भी नतीजे आए थे, ये स्टॉक भी एक्शन में रहा है। तो डिफेंस से जुड़ी कंपनीज आज आपको जबरदस्त एक्शन में एक बार फिर से आती हुई दिख रही हैं। नतीजों का ही रिएक्शन काफी सारे काउंटर्स पर है इस समय। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, माइंड ट्री बाय करके चलना है, इसको BTST करके चले। 4900 जो फोर्स से ब्रेक किया है, अभी 491012 के आसपास है। मुझे एक 50 रुपए की मुंह ऊपर में दिखती है। 4880 का स्टॉप लॉस, 4960-65 का टारगेट। ओके, तो 4960-65 के टारगेट के लिए माइंड ट्री पर करनी है खरीदारी। IT काउंटर्स यहीं पर रखनी है नजर। बाजार का भरोसा इसी स्पेस पर इस समय एटलीस्ट रिकवरी में आते हुए दिख रहा है आपको। आइए नतीजों का है इंतजार। अमर राजा, एक और ऑटो सेक्टर की कंपनी जिसके आएंगे कल नतीजे, कुशल से जानते हैं कैसे रहेंगे इनके नतीजे। कुशल बताइए। देखिए, ओवरऑल यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो OEMs की जो बिक्री है वहाँ पर हमें कमी देखने को मिली है, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको इनके ओवरऑल जो ऑपरेशनल बेसिस की जो परफॉर्मेंस है उस पर आता हुआ नजर आ सकता है, और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट मुनाफे पर हो सकता है। सबसे पहले आय देखिए करीब 8.5% ही बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, और 2100 करोड़ रुपए की आय जो है कंपनी घोषित कर सकती है। बट डेफिनेटली कंपनी का जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी कि जो लीड ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसकी जो कीमत है वो बढ़ती हुई दिखी थी पिछली तिमाही में, उसका लैग इम्पैक्ट जो है आपको इस तिमाही में आता हुआ नजर आएगा, जिसका जो ओवरऑल नजरिया है 17.6% पिछले साल थी, अब मार्जिन्स 13.1% पर कंपनी दर्ज कर सकती है, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 28% गिरकर 145 करोड़ रुपए पर हमारा रहने का अनुमान है। तो डेफिनेटली अमर राजा बैटरीज, इस पर आपको फोकस रखना है, और कंपनी लिथियम आयन बैटरी को लेकर किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं बनाती है उस पर भी
हमारी नज़र बनी रहेगी इनकी कमेंट्री में। अमर राजा बैटरीज, इस पर भी रखनी नज़र, थोड़ी सुस्ती है इस काउंटर पर देखते हैं एक तो बैटरी कारोबार पर क्या कमेंट्री और लिथियम आयन जो फ्यूचर है स्पेस का, वहां पर कंपनी का क्या कहना है। कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय रिकवरी दिखा रहे हैं। टाटा पावर 240 के ऊपर वापस फिर से आते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी, टाटा पावर पर कोई राय, कोई BTST ट्रेड दिखता है सर इस पे? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, अगर आप इसके ओवरऑल पैटर्न को देखें तो ये काफी स्टेबल स्टॉक है और कल के दिन में अच्छी एक जो परसों के दिन में जो अच्छी तेजी बनी थी उसके बाद का एक उसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे वापस एक बार 255 से लेकर 265 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है और करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि अगर आज की पूरे दिन की अगर आप रेंज देखें तो जस्ट 5 रुपए के अंदर वो सीमित रही है और इसी वजह से मुझे लगता है कि 235 का स्टॉप लॉस रखे और करंट लेवल से टाटा पावर को लॉन्ग करके चले। ओके, तो करंट लेवल्स पर टाटा पावर को लॉन्ग करके चलें, ये आपके लिए है राय इस समय। मोदी जी, L&T टेक, इस पर तो आपके टारगेट आ गए। L&T इन्फोटेक पर भी आपने खरीदारी कराई है। कोफोर्ज पर भी जरा राय दें, क्योंकि जब मिड कैप IT काउंट एक्शन में आता है तो कोफोर्ज पर भी हम बढ़िया मोमेंटम देखते हैं। बिल्कुल, कोफोर्ज में भी यहाँ पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और कोई BTST करके जाना चाहता है तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक होगा यहाँ से वो कोफोर्ज ही बनेगा, क्योंकि वागले सर ने माइंड ट्री पर बात करी। जब माइंड ट्री चलता है, माइंड ट्री के साथ साथ कोफोर्ज में भी उसी तरह की बाइंग देखने को मिलती है। कोफोर्ज अभी 53.83 यहाँ पर CMP है, यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है कल के सेशन में 5500 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर BTST करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5350 का। यहाँ पर दीप एक चीज कहूंगा, हमने LTTS पर बात करी थी, यहाँ पर दोनों टारगेट अचीव हुए हैं और L&T इन्फोटेक पर बात करी थी, वहां पर बोलने के बाद करीब करीब 50-60 रुपए की तेजी आई है। तो L&T इन्फोटेक पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की सलाह दे रहे हैं। 6940 के SL से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, 7050 तक के अपसाइड मूव भी देखने को मिलेंगे। तो अब रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए आते हुए दिख रहा है L&T इन्फोटेक पर। नजर रखिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिखेगा। तो अच्छा एक्शन मिड कैप IT से आ रहा है, रिकवरी के आसार। लार्ज कैप IT अभी भी थोड़ा कैचअप करना बाकी है, बट एटलीस्ट मिड कैप IT से आपको मूवमेंट आया। और ऑफ कोर्स TCS पर अभी जय की तरफ से कॉल भी आती हुई दिखी थी, तो देखते हैं TCS पर कितना भरोसा करना है, क्योंकि वहां पर भी अच्छी मूव आपको इस समय बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इंडेक्स लेवल पर भी निफ्टी अब 17850 के ऊपर होल्ड कर रहा है। रिकवरी आई थी और फिर डर था कि शायद फिर से फिसल ना जाए, बट अब होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां से आपको आते हुए दिखना चाहिए। जय भी अगर हमारे साथ हैं तो उनसे मैं एक राय लेना चाहूंगा इस पर, क्योंकि जय आप थोड़ी देर पहले 17800 अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात भी कर रहे थे और उन लेवल्स पे जब स्पॉट लेवल बाजार था, अच्छी रिकवरी निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, तो इसको एज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही लें जय। बिल्कुल, डेफिनेटली वही एंटीसिपेट किया था हमने कि एक बाउंस बैक वो लेवल से हमें देखने मिलना चाहिए। बिकॉज देख क्या था कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो 17800 आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई मीन मैं नहीं देख रहा था कि 17800 के नीचे एक्सपायरी आए। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि 850 से 900 के बीच में एक्सपायरी हमें देखने मिल सकती है और वही होते हुए देखने मिल रहा है। तो दैट्स क्वाइट पॉजिटिव एंड एज एंटिसिपेटेड कि IT सेक्टर हेल्प करेगा उसको और वो भी देखने मिल रहा है। सो हमारा जो 176 पर कॉल ऑप्शन दिया था करीब 200 पहुंच चुका है अभी, 17800 वाला कॉल ऑप्शन। सो यही एंटिसिपेट किया था और आई थिंक और हमें लगभग 30-50 पॉइंट की तो मिनिमम तेजी, आई मीन 50 और पॉइंट्स की तेजी के बाउंस और निफ्टी में स्पॉट लेवल से भी देखने मिल सकते हैं अभी से। सो आई थिंक दैट इज व्हाट निफ्टी IT विल हेल्प मे बी इन टुमारोज ओपनिंग सेशन। तो नजर रखिए, IT बाजार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट अब 17900 टच करने के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी। तो बढ़िया 100 पॉइंट्स की रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी वॉलेटिलिटी हुई, एंड में शॉर्ट कवरिंग का भी आपको सहारा इस पर आते हुए दिख रहा है। एक क्विक बिगुल BTST का श्रीकांत जी के लिए। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि SRF पे ध्यान देना चाहिए और ये स्टॉक जो है वो काफी एक मल्टीपल बॉटम के फॉर्मेशन के साथ रिकवर हो रहा है। तो करंट लेवल से अगर इसे लॉन्ग करके चलते हैं SRF को, तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन रखेंगे हम 2090 का, जो 30 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस हो जाता है, और टारगेट्स हम रखेंगे तकरीबन 2200 से लेकर 2250 के। तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बन सकता है और मल्टीपल बॉटम बनाने के बाद अगर किसी मोमेंटम स्टॉक्स में अगर रिकवरी आ रही है तो हमें लगता है कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी फेवरेबल हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है आपके लिए।
SRF केमिकल काउंटर्स में नवीन फ्लोरिन आज सुबह एक्टिव दिख रहा था। SRF में भी हमने थोड़ा मोमेंटम देखा था और अब श्रीकांत जी की तरफ से थोड़ा और कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ रहा है। BTST करके आप जा सकते हैं उस काउंटर पर। वीकली एक्सपायरी थी, वैसे देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन बाजार गिरे हैं, बट कल हमने देखा था आखिरी 1.5-2 घंटे में बढ़िया रिकवरी आई थी। निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट बंद हुआ था। आज उतनी मजबूत रिकवरी नहीं है, बट डेफिनेटली निचले स्तरों से लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ निफ्टी बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस थी, जैसा आज मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में अनिल से भी बात हो रही थी, पर निचले स्तरों से करीब 150 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी ने भी आपको दिखाई है। बट हाँ, थोड़ी कमजोरी जरूर आपको आती हुई दिख रही है। देखते हैं प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग के फिगर्स कहां पर आते हैं। पर जल्दी से आज के एक्शन का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी दिखी। एक तो गोल्ड प्राइसेस में जो दमदार उछाल है, दूसरा जो वेडिंग डिमांड आने वाली है उसकी वजह से टाइटन आज फिर से ऊपर था, 2% की खरीदारी। मेटल काउंटर्स टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले टाटा स्टील में हल्का पॉजिटिव एक्शन, हिंडाल्को JSW स्टील थोड़ा और एक्टिव। IT स्टॉक्स में रिकवरी, TCS सबसे आगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एकदम फ्लैट बंद होते हुए दिखा। पर उसके सामने IOC 5 रुपए का एक्स डिविडेंड है, तो अगर आप डिविडेंड एडजस्टमेंट करें इस काउंटर पर तो ज्यादा गिरावट नहीं है। SBI, ONGC, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आइशर, विप्रो, ब्रिटानिया, डिवीज और ग्रासिम। यहां पर आपने वीकनेस देखी। एशियन पेंट्स, ICICI, HDFC, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको दबाव बनते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आइए और ज्यादा वीकनेस आपने देखी है बालकृष्णा। नतीजों से पहले 6% की गिरावट। लॉरस लैब 5.5% नीचे, भारत फौज 5.5% नीचे, DLF, वोडाफोन आइडिया भी आज 4.5% नीचे था, 10 के लेवल के नीचे आते हुए दिखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसके भी आने वाले नतीजे, उससे पहले 3.5% की गिरावट। पीरामल एंटरप्राइजेस, मुनाफे का फिगर काफी कमजोर रहा और स्टॉक 3% नीचे बंद होते हुए दिखा। एस्ट्रल नतीजों से पहले ये भी कमजोर, पर उसके सामने पिडिलाइट नतीजों के बाद जबरदस्त एक्शन इस पर आते हुए 4.5% की तेजी पिडिलाइट में आपने दिखी। राकेश जी, कुणाल जी का पिक ऑफ द डे कल के लिए 2.5% ऊपर GMR इंफ्रा, नवीन फ्लोरिन, L&T इन्फोटेक और L&T टेक, साथ ही माइंडट्री, कोफोर्ज, यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम। टाटा पावर, HAL दमदार नतीजों के बाद स्टॉक में बढ़िया एक्शन, 2% ऊपर। कल की लिस्टिंग नाइका 93% ऊपर कल हुआ था बंद। आज सुबह थोड़ी आपने मुनाफा वसूली देती की थी सुबह नाइका में, बट उसके बाद रिकवरी दिखाकर एकदम फ्लैट ये काउंटर बंद होते हैं, बल्कि अब तो 1.5% ऊपर नाइका बंद होते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन और अपने इशू प्राइस से लगभग डबल भी अब नाइका हो चुका है। तो नजर रखेंगे इस काउंटर पर, लिस्टिंग के बाद एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कुछ और कैश काउंटर जहां पर आपने तेजी देखी, दमदार नतीजों का रिएक्शन थर्मैक्स पर 15% ऊपर। टिमकेन इंडिया नतीजों का रिएक्शन 11% की तेजी, इस पर टिमकेन इंडिया नतीजों का रिएक्शन 11% की तेजी इस पर आपको आती हुई दिखी। JSW एनर्जी पर 5% का अपर सर्किट लगा है। सुबह काफी एक्टिव था। नारायण हृदयालय लगभग 12-13% ऊपर गया, वहां से गिरकर बंद हो रहा है, बट 2-3% की तेजी के साथ बंद हुआ। टाटा एलेक्सी सुबह से ही एक्टिव है, 3% ऊपर, ये काउंटर भी बंद होते दिखा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के बाजार में था भरपूर, और इसके साथ ही हमने देखा कि प्रोविजनल बेसिस पर 17,900 के थोड़ा नीचे है क्लोजिंग। अनिल जी ने कहा था 17,925 अच्छी क्लोजिंग मानेंगे, 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग को ठीक ठाक मांगेंगे, तो वहां से देखें तो ठीक लेवल पर क्लोजिंग है। बट हाँ, बैंक्स में थोड़ी चिंता है, 450 पॉइंट्स की गिरावट। फाइनल क्लोजिंग फिगर पर डाल लेते हैं नजर। 150 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पर रही है, 17,873 पर बंद होते हुए दिख रहा है। तो खराब क्लोजिंग है, बट उतनी खराब नहीं है, और अनिल जी ने जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल्स बोला था उसके तो काफी ऊपर ही है, तो वहां पर टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा टेंशन है, 48,560 पर क्लोजिंग का फिगर आ रहा है, करीब 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट का। तो देखना पड़ेगा कि बैंक्स का एक्शन कैसा रहता है। पर कल की तरह आज भी निचले स्तरों से रिकवरी हुई है। कल ज्यादा बढ़िया रिकवरी थी, आज वीकली एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर उसका रहा, बट फिर भी करीब 100 अंक नीचे से रिकवर हुआ निफ्टी, और करीब 150 अंक रिकवर होकर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार पर अपनी राय देने के लिए जैन साहब, साथ ही वागले साहब, मुदु जी, आपका भी ढेरों शुक्रिया सर, श्रीकांत जी, राकेश जी, कुणाल जी और सुमित जी और जय ठक्कर।